हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीए फाइनल ऑडिट मई 2017 का जो पेपर था उसका सोर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर कहां से ड्राफ्ट किया गया था, फिर उसके बेसिस पे उसका एनालिसिस कि अब हम लोगों ने ये सोर्स पता करने के बाद अब हमने क्या करना चाहिए, और हर क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमारी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, काफी समय काफी घंटे इस पे बिताए हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में उनके कौन सा क्वेश्चन था, कौन से आरटीपी में से था, कौन से आरटीपीज में से था, कौन से एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कौन से एग्जाम से रिपीट हुआ था, ये सारी बातें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है। देखिए, एज अ प्रोफेसर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि सीए इंस्टीट्यूट अपने पेपर्स किस तरीके से ड्राफ्ट कर रही है, हाउ दे आर ड्राफ्टिंग द पेपर्स। क्योंकि अगर मैं अच्छे से समझ जाऊं, जान लूं कि वो कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो मैं बच्चों को उतना ज्यादा रिलेवेंट टीचिंग प्रोवाइड कर पाऊंगा, ताकि हम एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके उसका सोर्स आइडेंटिफाई किया कि भाई कहां से पूछा गया, कैसे पूछा गया, करेक्ट। और इसके बाद में सजेस्टेड आंसर्स भी है, पूरा सीक्वेंस में है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। बड़ा वीडियो है, बड़ा रहने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनिशियल एनालिसिस के बाद, इनिशियल जो पूरा सोर्स एनालिसिस है उसके बाद सीधा आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना चाहते हो, तो आप उतना वीडियो फॉरवर्ड करके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए जो ऑडिट का पेपर अपीयर करने, जो ऑडिट में अपीयर होने वाला है, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद कैसे पेपर सेट होता है और कैसे क्वेश्चंस को इंटरप्रीट करना है, कैसे उसके आंसर्स लिखना है, ये सारी बातें इसमें डिस्कस होगी, ठीक है। मैं कॉन्सेप्चुअली एक एक क्वेश्चन समझाता जाऊंगा और उसके पूरे आंसर्स भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ये जो फाइल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये जो फाइल अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके, करेक्ट, इसको आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन ऑफ द वेरी मतलब बहुत इन डेप्थ और बहुत रिसर्च और एक्यूरेट आंसर्स हम लोगों ने देने की कोशिश की है। दिस इज नॉट अ वेरी हैपेजर्ड, सिर्फ पेज नंबर्स दे दिए, ऐसा नहीं है। एक एक का प्रॉपर आंसर क्या होगा वो हमने एनालाइज किया है, ठीक है। चलिए एनालिसिस पे आते हैं। नवंबर 2016 का जो पेपर था और जो मई 2017 का जो पेपर था वो एकदम अपोजिट थे, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था। नवंबर 2016 का पेपर एग्जैक्टली बहुत फर्क था, मई 17 अलग है। इससे हमको समझ में भी आता है ये बात जो बार बार रिपीट हो रही है कहानी हिस्ट्री से, कि इंस्टीट्यूट दो तरीके से पेपर सेट करता है, दो तरीके इनके। पहला तरीका है कि मई 2017 में जो आया सबसे पॉपुलर तरीका, जो पेपर ड्राफ्ट करता है वो पूरी की पूरी आरटीपीज से पिछले 10 एग्जाम्स की आरटीपीज, पिछले 5 साल की आरटीपी, पिछले 5 साल की आरटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी प्रैक्टिस मैनुअल और एग्जाम पेपर्स लेके बैठता है बंदा, ठीक है। आरटीपी, पीएम और एग्जाम पेपर लेके बैठता है और उसी में से क्वेश्चंस सिलेक्ट करता है। मई 2017 में यही देखा गया कि
पिछले 5 साल की आरटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल और जो एग्जाम पेपर्स थे उसमें से बहुत ज्यादा पूछा गया। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कवर करना हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, इंस्टीट्यूट हर बार ये पैटर्न रिपीट नहीं करने वाला। हर बार आपको आरटीपी में से, पीएम में से, पास्ट एग्जाम में से आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस मिले, जरूरी नहीं है। फिर इंस्टीट्यूट क्या करता है कि जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के जो कॉर्नर्स है, मॉड्यूल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई, जो इंपॉर्टेंट लग रही है और एग्जाम में पूछी नहीं गई, उसके ऊपर अपना बहुत सारा पेपर बेस्ड रख सकता है। करेक्ट। तो आइदर पेपर कैन बी हेवीली बेस्ड ऑन आरटीपीज, पास्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस मैनुअल्स, और इट विल बी बेस्ड फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द मॉड्यूल। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल करके गए हो और पेपर मॉड्यूल से सेट हुआ है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, स्कोर नहीं कर पाएंगे, भले ही आपने प्रैक्टिस मैनुअल कितने भी अच्छे से कर ली हो। करेक्ट। और अगर आप सिर्फ मॉड्यूल करके गए हो और किस तरह के क्वेश्चंस है, जो पास्ट पेपर जो आपने देखे नहीं है, फिर भी आपको उतना अच्छा सक्सेस और स्कोरिंग नहीं मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी शुड बी, जो मैं सजेस्ट करता हूं जनरली स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे नोट्स है पूरे मॉड्यूल बेस्ड होते हैं, नोट्स को अच्छे से करें, अच्छे से कर ले, प्लस ये प्रैक्टिस मैनुअल आरटीपीस को अच्छे से कर ले। तो नोट्स प्लस प्रैक्टिस मैनुअल आरटीपी अगर आप करेंगे तो यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर्स। ये दो ही सोर्स होते हैं, ये दो ही सोर्स होते हैं जहां से पेपर को ड्राफ्ट किया जाता है। करेक्ट। आई होप आप जो आपकी तैयारी प्लान कर रहे हो तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखोगे। ठीक है। नाउ एक एक करके बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको एनालिसिस बताता हूं। नवंबर 2016 में मैंने जब रिसर्च करा था तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन कहां से, कौन से पेज नंबर से आया है वो भी आपको बताने वाला हूं। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सीए इंस्टीट्यूट जब अपने मॉड्यूल और प्रैक्टिस मैनुअल को बदलता है तो नई चीजों को बोल्ड और इटैलिक्स में रखता है, बोल्ड और इटैलिक्स के अंदर रखता है। ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया कि बोल्ड इटैलिक्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, और तीसरा जहां पे केस स्टडीज हाईलाइटेड है, वहां से बहुत ज्यादा चीजें पूछी गई थी नवंबर 16 में। मैंने तभी के तभी लिस्ट बनाई ऐसे सारे टॉपिक्स की, ऐसे सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाई जो बोल्ड इटैलिक्स में है, जहां पे डायग्राम्स है, जहां पे डायग्राम्स है, या फिर जहां पे केस स्टडी हाईलाइटेड है, और वो वेबसाइट पे डाल दिया और बच्चों को इन्फॉर्म किया कि इस लिस्ट को जरूर फॉलो करो। 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने ऐसा नाम भी दिया उसको। आई एम वेरी हैप्पी, जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा उनको फ्रूट्स मिलेंगे। 25 मार्क्स आउट ऑफ 120, 120 में से, ठीक है, 120 में से 25 मार्क्स का पेपर बोल्ड और इटैलिक्स, बोल्ड इटैलिक्स या फिर केस स्टडीज या हाईलाइटेड पोर्शन, वहां से इनफैक्ट 25 मार्क्स के ऊपर भी अगर थोड़ा सा और बोले तो ये बात जरूर ध्यान रखना, प्रैक्टिस मैनुअल मॉड्यूल में बोल्ड इटैलिक्स, चार डायग्राम्स एंड केस स्टडीज, यहां से जो कंटेंट है ये इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, ये आपने कवर करना ही चाहिए। आपके नोट से पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ने के बाद आपने एक नजर घुमानी चाहिए कि ये चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, ये आपने एक बार देख लेना चाहिए। नहीं हो रही है तो उसको आपने कवर कर लेना चाहिए। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर सीए इंस्टीट्यूट ने सैंपलिंग, ऐसा कभी कभार करते हैं, बहुत ही वियर्ड है, सैंपलिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। 3 क्वेश्चंस 14 मार्क के, 14 मार्क के 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है। जो मॉड्यूल में एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6, ऐसे एक के पीछे एक ये टॉपिक्स थे।
ठीक है। इसमें एक बात है, अभी जो सैंपलिंग है, ठीक है, ये सैंपलिंग ऐसे 530 में भी कवर होता है और स्पेशल ऑडिट टेक्निक जो चैप्टर है वहां पर भी कवर होता है। मतलब सैंपलिंग के ऊपर वी हैव 2 थियोरीज। ऐसा मॉड्यूल में और भी जगह है, हमारे पास में 2 थियोरीज है कि ये चीज ऐसे में भी कवर होती है और ये चीज आपके चैप्टर में भी कवर होती है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, समझना है, देखना है कि स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग को जो ड्राफ्ट किया गया है बहुत ही सोच समझ के इंटरनेशनल लेवल पर ड्राफ्ट किया गया है। तो अगर आप स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के थ्रू ये बातें पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसको समझना, रिटेन करना और रिप्रोड्यूस करना, इसमें बहुत आसानी जाएगी। करेक्ट। तो 14 मार्क के पेपर, ठीक है, स्पेशल ऑडिट टेक्निक, उसमें भी सैंपलिंग के ऊपर था। ये खास बात थी। कभी कभी इंस्टीट्यूट का दिल आता है तो बहुत ही छोटे से पार्ट से 15-20 मार्क का पेपर पूछ लेते हैं। सी दे वांट टू मेक इट लिटिल चैलेंजिंग। उनको चैलेंजिंग बनाना है और चैलेंजिंग वो ऐसे ही बनाते हैं। सबसे खास एनालिसिस, अगर कोई पिछले 5 साल के आरटीपी, वैसे 10 आरटीपी होते हैं, अगर पिछले 5 साल के आरटीपी कोई पढ़ता तो 75 मार्क्स का पेपर पिछले 5 साल के आरटीपी के अंदर से था। आप ये ऐड मत कर लेना, ओवरलैपिंग है। क्वेश्चंस आरटीपी में भी होते हैं, पीएम में भी होते हैं। करेक्ट। तो आप बोलेंगे सब ऐड करेंगे तो 120 के ऊपर जा रहा है। डोंट ऐड इट। 75 मार्क्स। मई 17 के आरटीपी में से 20 मार्क का पेपर था। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मई 17 का पेपर काफी ल्यूक्रेटिव, काफी आसान बनाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने आरटीपी में से 20 मार्क का पूछा। और एक बहुत ही एनालिसिस था, एक नवंबर 15 की जो आरटीपी थी उसमें से भी 20 मार्क का था। अगर कोई 5 साल के आरटीपी इंक्लूड करे, मैंने बोला कोई 5 साल के आरटीपी देखे तो 75 मार्क्स का पेपर पिछले 5 साल के आरटीपी में था। उसमें से 20 मार्क का पेपर तो मई 17 वो एग्जाम, उसी एग्जाम के आरटीपी में से था। और 20 मार्क का नवंबर 15, ठीक है, 1.5-2 साल पहले जो आरटीपी थी उसमें से था। इसलिए आरटीपी का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आरटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक पूरा का पूरा वीडियो कोर्स ही हम लोग रेडी कर रहे हैं, जिसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के आरटीपी के जो सारे क्वेश्चंस है वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहे, ताकि अगली बार जब ऐसा वापस हो रहा है आप इसको और अच्छे से, ऐसे तो क्वेश्चंस कवर करते ही, लेकिन और अच्छे से आप उसको रिवाइज करके अटेम्प्ट कर सके। अब इसके पहले के एग्जाम में 0 मार्क का था करंट आरटीपी से, लेकिन इस एग्जाम में 20 मार्क्स का पेपर मई 17 के आरटीपी में से था। अगर कोई बच्चा पिछले 10 साल के पेपर अगर किसी ने किए होंगे तो 60 मार्क्स का पेपर वहां से कवर हो रहा था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसलिए हम जो हमारा वीडियो कोर्स रेडी कर रहे हैं उसमें हम लोग और एक जो वीडियो कोर्स अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ऑडिट कोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा जो हम और एक जो वीडियो कोर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें हम लोग आरटीपी और पिछले 5 साल के आरटीपी, पिछले 10 साल के पेपर्स, करेक्ट, वो मिलाकर सारे क्वेश्चंस कवर करके चैप्टर वाइज उसी का हम लोग एक पूरा वीडियो कोर्स रेडी करके बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। पीएम कंट्रीब्यूटेड टू 59 मार्क्स, मतलब 60, नॉट बैड। 50% ऑफ द पेपर मतलब पीएम में से था। 120 में से 60 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिस मैनुअल से था। 60 मार्क्स वाज फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल, ठीक है। उसके पिछले बार सिर्फ 37 मार्क्स का था, तो इट्स अ वेरी गुड इंक्रीज। 29 मार्क्स का पेपर एक्सक्लूसिवली मॉड्यूल में से था, ना प्रैक्टिस मैनुअल में था, आरटीपी में। 29 मार्क्स का पेपर। लेकिन अगर आप ये देखेंगे पार्ट तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन था। ऑडिट रिपोर्ट वर्सेस ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है, ये क्वेश्चन था। तो बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है।
चीजें थी। 29 मार्क्स का पेपर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मॉड्यूल था, लेकिन इसमें की भी कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे। अगर कोई बच्चा हमारे नोट्स, जैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि हमारे नोट्स उसके अंदर उसके चार्ट्स है, शॉर्टकट्स है, निमोनिक्स है, करेक्ट, सारी चीजें नोट्स प्लस प्रैक्टिस मैनुअल, हमने हमारे नोट्स को प्रैक्टिस मैनुअल के साथ में लिंक कर दिया है, पूरा सॉर्टिंग करके रखा हुआ है कि भाई नोट से आपने इतना पढ़ा तो प्रैक्टिस मैनुअल के इतने क्वेश्चंस कर लो, नोट से इतना पढ़ा तो प्रैक्टिस मैनुअल से इतने क्वेश्चन कर लो। मैंने प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन फिर से नोट्स में प्रिंट नहीं किए, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल तो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसको फिर से प्रिंट क्यों करूं, वाई टू प्रिंट इट अगेन। तो सिर्फ नोट्स की साइज बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए नोट्स को और प्रैक्टिस मैनुअल को लिंक कर दिया। तो अगर कोई बच्चा हमारे नोट्स और प्रैक्टिस मैनुअल को अच्छे से पढ़ता तो 111 मार्क वो कवर कर पाता। 9 मार्क भी वो अपने मन से लिख पाता बाद में, लेकिन 111 मार्क आउट ऑफ 120, 111 मार्क्स का वो आसानी से अटेम्प्ट कर पाता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास के नोट्स प्लस प्रैक्टिस मैनुअल करिए, इट्स अ बेस्ट वंडरफुल कॉम्बिनेशन टू गेट योरसेल्फ फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड अपीयर फॉर द एग्जाम्स। अब इससे पहले कि हम लोग सजेस्टेड आंसर्स पे जाए, एक एक चीज के सजेस्टेड आंसर पे जाए, मैंने जो आंसर्स पिक किए हैं मॉड्यूल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी का जो कंटेंट है वहां से पूरा का पूरा मैंने किया है, वहां से लिया है मैंने चीजों को बहुत इन डेप्थ इन डिटेल भी कवर किया हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूट आपसे इतना इन डेप्थ एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर आपने उसका ओवरव्यू भी दिया है, उसको शॉर्ट पे भी लिखा है, तो मुझे लगता है कि वो सही आंसर होगा और उसकी अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलने चाहिए। तो एज इट इज आपका जो आंसर है, अगर जिसने पेपर दिया है और वो मैच कर रहा है, एज इट इज मैच नहीं होता है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअली आपने वही आंसर लिखा है जो कॉन्सेप्चुअली यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आपने कुछ पॉइंट छोड़ भी दिए हैं लेकिन कुछ रेलेवेंट अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, तो भी आपको 40-50% मार्क्स, ठीक है, मिलते हैं जनरली, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड मैच करने के लिए ना जाए, प्लीज डोंट मैच वर्ड टू वर्ड। सीए इंस्टीट्यूट मे नॉट बी एक्सपेक्टिंग वर्ड टू वर्ड, दे मे नॉट पुट सो मच ऑफ कंटेंट इन द सजेस्टेड आंसर। एज अ प्रोफेसर सेफर साइड रहने के लिए मैंने सभी चीजों को इंक्लूड करके जो बेस्ट आंसर बनता है वो मैंने बनाया है। तो ज्यादा लोड मत ले, ठीक है, नहीं तो एक एक वर्ड टू वर्ड मैच करेंगे आप, कुछ मैच नहीं हुआ तो टेंशन में आएंगे। बिल्कुल भी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है और करना नहीं चाहिए आपने। जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आपको पता चली जाएगा कितने मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सिमिलर क्वेश्चन मई 2016 की जो आरटीपी थी, क्वेश्चन नंबर 7A, बिल्कुल वैसा ही था। तो सिमिलर क्वेश्चन 1 साल पहले के आरटीपी में आया हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं था। क्या फर्क है? इसके 2 आंसर्स बनते हैं, देयर आर 2 आंसर्स विच आर पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था। एक कंपनी है, उनके ऑडिटर्स है, ऑडिटर्स अपना टेन्योर खत्म हो चुके हैं और ऑडिटर को रोटेशन लग चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी। एबीसी एंड कंपनी इज अ फर्म जिनको रोटेशन लग चुका है, रोटेशन इज एप्लीकेबल टू देम, करेक्ट, और उनको रोटेशन लग चुका है, तो बराबर उनको रिप्लेस करके कंपनी ने आर लिमिटेड कंपनी है, उनको रिप्लेस करके एक नए फर्म एक्स वाई, मेसर्स एक्स वाई, ठीक है, इनको अपॉइंट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा है, कंपनी आर लिमिटेड, उनके ऑडिटर्स है एबीसी एंड कंपनी, इनका टेन्योर खत्म हो चुका है, इनको रोटेशन एप्लीकेबल है, तो इनको रिप्लेस करके एक नई फर्म एक्स वाई एंड मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी, इनको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, एकदम बराबर था। लेकिन कहानी में यह ट्विस्ट आया कि वन ऑफ द पार्टनर्स मिस्टर ए जो पार्टनर थे ओल्ड फर्म के, जिनको रोटेशन लग चुका था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है न्यू फर्म एक्स वाई एंड कंपनी को।
ओल्ड फर्म के एक पार्टनर ने ज्वाइन कर लिया है न्यू फर्म को, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसके दो आंसर बनते हैं डिपेंडिंग ऑन टू अजम्पशंस। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि पार्टनर ने पुरानी फर्म को छोड़ दिया है, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि पार्टनर ने पुरानी जो फर्म है उसको छोड़ दिया है, करेक्ट, और ही हैज ज्वाइंड द एक्स एंड वाई, एक्स वाई फर्म को ज्वाइन किया है, एंड सेकेंड he was the signing partner, he was the in charge and signing partner of the old firm। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि जिस बंदे ने ज्वाइन किया है उसने ओल्ड फर्म को छोड़ दिया, प्रॉब्लम साइलेंट है, प्रॉब्लम बता नहीं रहा है कि उसने पुराने फर्म को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, इसके बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है। वो साइनिंग पार्टनर है कि नहीं, इस पे प्रॉब्लम साइलेंट है। अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि उसने पुराने फर्म को छोड़ दिया, दूसरा मैं अज्यूम करता हूं कि वो साइनिंग पार्टनर था, इंचार्ज पार्टनर था, तो सेक्शन 139(2) और जो रूल्स है, ठीक है, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, कार रूल्स के हिसाब से जिस फर्म को ज्वाइन किया, ठीक है, साइनिंग पार्टनर ने, इंचार्ज पार्टनर ने जिस फर्म को ज्वाइन किया, वो फर्म इन एलिजिबल हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में डिस्क्वालीफाई हो जाती है फॉर 5 years। जैसे पुराने फर्म को कूलिंग पीरियड लग जाता है 5 साल का, जैसे पुराने ऑडिटर्स को कूलिंग पीरियड लग जाता है 5 साल का, वैसे ही नए फर्म को जहां पे इसने ज्वाइन किया है साइनिंग पार्टनर, इंचार्ज पार्टनर ने, उसको भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा, वो भी इन एलिजिबल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 सालों के लिए, करेक्ट। तो ऐसे अगर मैं ऐसा अजम्पशन ले लूं तो नई फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी एंड न्यू फर्म एक्स वाई एंड कंपनी, दे विल नो लॉन्गर बी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वो ऑडिटर नहीं रहेंगे, सो न्यू फर्म विल बी डिस्क्वालीफाइड। ये एक आंसर बनता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा अजम्पशन लूं, अगर ये जो मैंने अभी आपको अजम्पशन बताया, अगर मैं अजम्पशन लूं तो ये क्वेश्चन मई 16, 1 साल पहले जो आरटीपी आई थी उससे एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली मैच हो जाएगा और आंसर भी एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कहानी में ट्विस्ट है, और एक अजम्पशन पॉसिबल है और मेरे हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। अब दूसरा अजम्पशन क्या होगा कि जो पार्टनर ने ज्वाइन किया उसने पुरानी फर्म को छोड़ा ही नहीं। नेक्स्ट अजम्पशन इज, जो पार्टनर ने ज्वाइन किया न्यू फर्म को उसने ओल्ड फर्म को नहीं छोड़ा। इससे क्या होगा, ही इज नाउ अ कॉमन पार्टनर बिटवीन द न्यू फर्म एंड द ओल्ड फर्म, तो कॉमन पार्टनर सिचुएशन अराइज हो जाएगी। सेकंड अजम्पशन इज, पर्सन हु हैज ज्वाइंड द न्यू फर्म, जिसने नया फर्म ज्वाइन किया, ठीक है, जिस बंदे ने नया फर्म ज्वाइन किया उसने पुराना फर्म छोड़ा ही नहीं, तो कॉमन पार्टनर सिचुएशन अराइज हो जाएगी। अगर कॉमन पार्टनर सिचुएशन अराइज होती है तो सेक्शन 139(2) का प्रोविजो यह बोलता है कि आपको कॉमन पार्टनर सिचुएशन देखनी है, आपको कॉमन पार्टनर सिचुएशन को देखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के वक्त। लेकिन प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली क्लियरली ऐसा लिखा हुआ है कि ओल्ड फर्म के पार्टनर ने ज्वाइन किया न्यू फर्म को आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद ज्वाइन किया, यह स्पेसिफिकली लिखा है। मैंने आपको बताया कॉमन पार्टनर सिचुएशन को आपको देखना है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रॉब्लम में जो लिखा है उसके हिसाब से एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देयर वाज नो कॉमन पार्टनर सिचुएशन, कॉमन पार्टनर सिचुएशन नहीं थी, इट वॉज नॉट देयर, कॉमन पार्टनर सिचुएशन नहीं थी। यह सिचुएशन अराइज हुई 3 महीने बाद, तो लॉ के हिसाब से अगर अपॉइंटमेंट की वजह सिचुएशन नहीं थी तो कोई चिंता की बात नहीं है। न्यू फर्म विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, विल नॉट बी इनएलिजिबल। वापस आपको बता रहा हूं, कॉमन पार्टनर सिचुएशन कब देखनी है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट।
यहां पे कॉमन पार्टनर सिचुएशन कब आ रही है? 3 महीने बाद। तो कोई चिंता की बात नहीं है, न्यू फर्म विल बी परफेक्टली फाइन, दे विल बी एबल टू डू ऑडिट। करेक्ट? मुझे यह ज्यादा बेहतर आंसर लगता है, क्योंकि ये अजम्पशन हम लेंगे, मतलब ये मान के चलेंगे हम लोग, तभी वो 3 महीने वाली इंफॉर्मेशन का यूज होता है। सो आई एम विद द ऑल्टरनेटिव नंबर 2। नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट इंस्टीट्यूट सेज। लेकिन अगर बच्चे अजम्पशन सही लिखे तो मुझे लगता है दोनों ऑल्टरनेटिव में बच्चों को आंसर मार्क्स मिलने चाहिए, बोथ द ऑल्टरनेटिव्स। सो क्वेश्चन नंबर 1A वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो सजेस्टेड आंसर की जो फाइल बनाई है उसमें सारी बातें एक्सप्लेन की है, एक एक बात। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 क्या था, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 क्या था, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उसका डिस्कशन, वो सब कुछ मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, आप ये पूरी फाइल डाउनलोड करके अपने पास रखकर देख सकते हैं, साथ साथ में चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1B May 15 के 2 साल पहले के आरटीपी में था, 2 साल पहले के आरटीपी में था, और प्रैक्टिस मैनुअल के चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2 साल पहले के आरटीपी में भी था और ये प्रैक्टिस मैनुअल में भी था। बहुत सिंपल सिचुएशन है। सी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है जिनके पास 55% शेयर्स है डी लिमिटेड के। ठीक है, बहुत सिंपल सिचुएशन है। सो देयर इज अ होल्डिंग कंपनी सी लिमिटेड एंड देयर इज अ सब्सिडरी कंपनी डी लिमिटेड। नाउ जो ऑडिटर है होल्डिंग कंपनी का, जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, दे आर नॉट द ऑडिटर ऑफ द सब्सिडियरी। अ वेरी सिंपल सिचुएशन, ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, auditor of the holding company, auditor of the parent company is not the auditor of the components of the subsidiaries or the associates। उनके ऑडिटर नहीं है। हमको कमेंट करना था ऑन रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ही सिंपल था। आपको सबसे पहले ऐसे 600 का रेफरेंस देखना था। ऐसे 600 गाइड्स defines, explains responsibilities of the principal auditor, ठीक है, regarding how he should deal with the auditors of the subsidiaries, auditors of the branch, auditors of the associate, कैसे डील करना उसके ऊपर है। तो आपको लिखना था ऐसे 600 is applicable and ऐसे 600 explains that principal auditor should clearly divide the responsibility। ऐसे 600 बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर शुड क्लियरली डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन इट इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट some part of the components, some subsidiaries, some associates are not audited by him, they are audited by someone else। ठीक है, ऐसा 600 में लिखा है क्लियरली। तो ऐसे 600 में लिखा है कि प्रिंसिपल ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाता है तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना चाहिए और क्लियरली बताना चाहिए कि कुछ चीजों का ऑडिट उसने नहीं किया, किसी और ने किया है। आगे ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 706 भी एप्लीकेबल है। एज पर ऐसे 706 विच डील्स विद ईएमपी ओएमपी। इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर शुड पुट एज पर 600 एंड ऐसे 706 ही शुड पुट OMP, अदर मैटर पैराग्राफ डालना चाहिए। तो एज पर 706 इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑडिटर शुड पुट अदर मैटर पैराग्राफ एंड ही शुड क्लियरली एक्सप्लेन दैट सम सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट्स आर ऑडिटेड बाय समवन एल्स एंड ही इज सपोज्ड टू क्वांटिफाई करना है कि ये सब्सिडियरीज का टोटल एसेट्स कितने हैं, ये सब्सिडियरीज का टोटल रेवेन्यू कितना है, ये सब्सिडियरीज का टोटल कैश फ्लो कितना है, ताकि लोगों को पता चले कितनी चीज मेन ऑडिटर ने ऑडिट नहीं की और दूसरे ऑडिटर्स ने ऑडिट की है। सो एज पर ऐसे 706 वी शुड पुट इन सच सिचुएशन वी शुड पुट OMP, अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, वी आर हाईलाइटिंग समथिंग विच इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम कोई ऐसी चीज को हाईलाइट करते जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली बताई नहीं गई है, उसको हाईलाइट करने के लिए वी पुट OMP।
दूसरे ऑडिटर्स कौन से हैं इन सब के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा नहीं जाता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम ओएमपी डालते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ। तो एज पर 706 के हिसाब से ओएमपी डालना चाहिए और उसको क्वांटिफाई करना चाहिए, इट शुड बी क्वांटिफाइड ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो फिगर्स होंगे टोटल रेवेन्यू के, टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स के, टोटल रेवेन्यू के और टोटल कैश फ्लोस के जो फिगर्स होंगे, दे शुड बी अनएडजस्टेड फिगर्स। मतलब जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, कंसोलिडेशन आप सब जानते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन आप नॉक ऑफ करते हो, वो नॉक ऑफ करने के पहले, ठीक है, वो नॉक ऑफ करने के पहले जो फिगर्स होते हैं वो उसके बेसिस पे वो फिगर्स आपको स्पेसिफाई करने हैं वहां पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने इस पे क्लैरिफिकेशन भी निकाला था, लेकिन आरटीपी के आंसर्स में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। अगर मटेरियल सब्सिडरी है, ऐसी मटेरियल कंपोनेंट्स है, तो पक्का ओएमपी डालना है, ओएमपी इज कंपल्सरी। लेकिन अगर इमटेरियल सब्सिडरी है, बहुत ही छोटी सब्सिडरी, इमटेरियल सब्सिडरी, तो ओएमपी बिकम्स ऑप्शनल, तो ओएमपी ऑप्शनल बन जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा था। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस, ठीक है, रिलायंस बहुत बड़ा ग्रुप है, रिलायंस के अराउंड 140 सब्सिडरीज है, 140 सब्सिडरीज है, तो उनका जो ऑडिट रिपोर्ट था वहां से मैंने एक पैराग्राफ को यहां पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। क्या लिखा है, लिख रहा है वो, ये दिस ओएमपी, ये एक ओएमपी पैराग्राफ है, दिस ओएमपी पैराग्राफ फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट रिपोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें से इसको लिया गया है। क्या लिखा है, वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन सब्सिडरीज, क्लियरली बोल रहे हैं हमने कुछ सब्सिडरीज का ऑडिट नहीं किया, whose financial statement, consolidated financial statement reflect total assets of 15,000 करोड़। हमने कुछ सब्सिडरीज का ऑडिट नहीं किया जिसके टोटल एसेट है 15,000 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 16, और कुछ केस में दिसंबर एंडिंग था, कभी कभी सब्सिडरीज के ईयर मैच नहीं होते, आप जानते हैं। एंड टोटल रेवेन्यूज ऑफ 16,000 करोड़, 16,000 करोड़, एंड टोटल कैश फ्लो निगेटिव 125 करोड़। तो टोटलिटी बेसिस पे ऐसी सब्सिडरी जिसका हमने ऑडिट नहीं किया, 15,000 करोड़ के उनके एसेट्स है, 16,000 करोड़ के उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, और एक एसोसिएट भी है, ठीक है, जिसका प्रॉफिट इन द ग्रुप इज 1 करोड़। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, These financial statement, consolidated financial statement have been audited by other auditor. इसको ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया, whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the report of the other auditor. तो this is a example, practical example कि कैसे OMP डाला जाता है, और उसमें बताया जाता है कि इतने सब्सिडीज का ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया। अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 1C। अच्छा, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सोचना, कैसे आंसर ड्राफ्ट करना, तो YouTube पे आप जाएंगे तो CA रवि टावरी सर्च करो, चैनल पे जाओ, वीडियोस में जाओ, हाउ टू, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग CA फाइनल ऑडिट पेपर, ठीक है। एक स्पेसिफिकली वीडियो है, स्पेसिफिकली वीडियो है और स्पेसिफिकली CA फाइनल ऑडिट के लिए है। ध्यान से आप जाइए YouTube पे, सर्च करिए और वीडियो देखिए। IPCC के लिए अलग वीडियो बनाया है और फाइनल के लिए अलग वीडियो बनाया है। तो वो फाइनल के वीडियो में आप जाएंगे तो कैसे हर तरह का क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट करना और कैसे उसको आंसर करना, वो स्पेसिफिकली दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो उसमें आपको कितने पार्ट्स, हर आंसर के कितने पार्ट्स होने चाहिए, कौन सी बातें लिखनी चाहिए, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ तो क्योंकि इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा था और आंसर में कौन सी बातें आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 1C बहुत ही सिंपल सा था। यहां पे
बहुत आसान। वापस ये क्वेश्चन मे 11 के आरटीपी में पूछा हुआ है, मे 12 के आरटीपी में भी पूछा हुआ है, मे 11 के आरटीपी में भी है, मे 12 के आरटीपी में भी है, और प्रैक्टिस मैनुअल में पीएम में चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6A भी है। ठीक है, आरटीपी भी है, आरटीपी मे 11 आरटीपी, मे 12 आरटीपी और प्रैक्टिस मैनुअल तीनों जगह था। तो तीनों जगह था, प्रैक्टिस मैनुअल में था, बच्चों को आना ही चाहिए था और बहुत ही सिंपल था। ऐसा लिखा हुआ है, होल्डिंग कंपनी के पास में 65% शेयर्स थे, उन्होंने 65% शेयर्स अक्टूबर में खरीदे, 28 अक्टूबर में खरीदे, और उन्होंने 25 अप्रैल को उसको बेच भी दिया अगले साल। तो क्या हमने कंसोलिडेट करना चाहिए? शुड वी कंसोलिडेट इट? क्या हमने इसको कंसोलिडेट करना चाहिए? बहुत आसान। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो कंसोलिडेशन से डील करता है वो एप्लीकेबल है, और बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर होल्डिंग कंपनी, कोई भी कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्टिंग कंपनी जो है, उन्होंने अगर शेयर्स टेम्पररी पर्पस, टेम्पररी बेसिस पे अगर खरीदे हैं, इसका मतलब कि अगर शेयर्स टेम्पररी बेसिस पे रखे गए हैं, दे हैव इंटेंशन टू सेल इट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो टेम्पररी बेसिस पे रखा है। अगर कंपनी ने शेयर्स टेम्पररी बेसिस पे रखे हैं, दे इंटेंड टू सेल इट, दे इंटेंड कर रहे हैं टू सेल इट, उनका इंटेंशन है कि इसको बेच दिया जाए, इसको थोड़े समय बेच दिया जाए। अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, अगर ऐसा केस है, ठीक है, टेम्पररी होल्डिंग का केस है, तो कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। AS 21 में लिखा है कि अगर टेम्पररी बेसिस पे शेयर्स को आपने रखा है, उसको कंसोलिडेट नहीं करना पड़ता। अगर सब्सिडरी ऐसी जगह पे जहां से फंड ट्रांसफर्स पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स फंड ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, हमारी सब्सिडरी बगदाद में इतने रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के कि वहां से फंड ट्रांसफर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे जगह हमारी सब्सिडरी है, ठीक है, इफ अवर सब्सिडरी इज एट सच अ प्लेस, तो वापस आपको कंसोलिडेशन नहीं करना पड़ता। ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है AS 21 में। ठीक है, तो यहां पर भी वही था, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि शेयर्स टेम्पररी बेसिस पे रखे हुए हैं, टेम्पररी बेसिस पे यहां पे दिए हुए हैं, तो आपको कंसोलिडेट नहीं करना, सिंपल ओपिनियन था। ठीक है, यहां पे और एक्सप्लेन करना था, ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में, ठीक है, आपको शेड्यूल 3 लगाना पड़ता है। एज पर कंपनीज एक्ट, जहां पे हम कंसोलिडेशन नहीं करते, शेड्यूल 3 लगाना पड़ता है। और आपको पता है शेड्यूल 3 में क्या लिखा है? शेड्यूल 3 में ऐसा लिखा हुआ है, जहां पर भी कंसोलिडेशन नहीं होता है, जहां पर भी कंसोलिडेशन नहीं होता है, एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से ऐसे जगह पे आपको नोट्स टू अकाउंट्स में यू शुड गिव लिस्ट ऑफ द सब्सिडरीज, नोट्स टू अकाउंट्स में यू शुड गिव लिस्ट ऑफ द सब्सिडरीज, and along with the reason, list of the subsidiaries which are not consolidated, along with the reasons कि उनको क्यों उनको consolidate नहीं किया गया, why they were not consolidated, ये आपको बताना था। ठीक है, शेड्यूल 3 के बाद में आपको बोलना था। प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर से मैं सहमत नहीं हूं। प्रैक्टिस मैनुअल में ऐसा लिखा है उन्होंने आखिरी में कि कंसोलिडेशन तो करना ही पड़ेगा, विच आई डोंट अग्री। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही नहीं था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि CA इंस्टीट्यूट जब इसका आंसर तो सही दे, तो आपको पहले AS 21 बताना था कि कंसोलिडेशन नहीं करना पड़ता टेम्पररी होल्डिंग में, या फिर जहां पे सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस है, फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऐसी चीजों को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में सिर्फ शेड्यूल 3 लगाना है, जो बोलता है कि लिस्ट स्पेसिफाई कर दो अलॉन्ग विद द रीजंस। तो हमारे एग्जाम्पल में कंसोलिडेशन नहीं करना था और लिस्ट स्पेसिफाई कर देना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1D, प्रैक्टिस मैनुअल में चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 15। प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन था, नवंबर 16 के आरटीपी में क्वेश्चन था, नवंबर 13 के आरटीपी में क्वेश्चन था, और नवंबर 11 में इसको पहली बार पूछा गया था।
So this question was in November 11 also, और November 13, November 16 के RTP में था, और प्रैक्टिस में भी। तो डेफिनेटली बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन था। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए था, और बहुत ही सिंपल भी था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि ऑडिटर कंपनी का ऑडिट कर रहा है, और तब उसको ऐसा पता चला कि वो डिटेक्शन रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। ही इज नॉट एबल टू रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क टू द एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, तो क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, आपको नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, ये मैं मान के चल रहा हूं, बहुत ही आसान सा था। ऐसे 315, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, एंड ऐसे 330, ऐसे 330, ठीक है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू रिस्क असेस्ड। ये दो ऐसे का आपको रेफरेंस देना था। तो आपको दोनों ऐसे के नाम लिखने थे, दोनों के नाम लिखने थे, दोनों के नंबर लिखने, दोनों के नाम लिखने थे, फिर आपको बताना था। ऐसे 315 के हिसाब से, एज पर ऐसे 315, we should understand entity and its environment, and we should identify and assess different types of risk। हमने अलग अलग रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इनहेरेंट रिस्क, कंपनी के नेचर के वजह से जो रिस्क आती है, इनहेरेंट रिस्क, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, इट्स नॉट बीइंग अ रेगुलर लेक्चर, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं। इनहेरेंट रिस्क हमने आइडेंटिफाई असेस करना चाहिए था, कंट्रोल रिस्क हमने आइडेंटिफाई असेस करना चाहिए था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई असेस करना चाहिए था। एज पर ऐसे 315 वी शुड हैव असेस्ड एंटिटी को समझने के बाद इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। करेक्ट। फिर यही दो ऐसे के हिसाब से आइडेंटिफाई करने के बाद डिटेक्शन रिस्क को इनवर्सली एडजस्ट करना चाहिए था। जहां पे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये हाई है, वहां पे डिटेक्शन रिस्क को लो लेवल पे सेट करना था। जिस एरिया में इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा मिलता है, वहां पे डिटेक्शन रिस्क को कम रखना था, और जहां पे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क कम है, वहां पे डिटेक्शन रिस्क को हम ज्यादा रख सकते हैं। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? डिटेक्शन रिस्क के बारे में, व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? Chances that audit procedures will not be able to identify, to detect material misstatement which are present in the financial statement। ऐसे चांसेस की ऑडिट प्रोसीजर्स फेल हो जाएंगे, और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उसको कैच नहीं कर पाएंगे। ऐसे चांसेस को हम लोग बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, हम क्या करते हैं, जहां पे इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, इतनी मेहनत करते, इतनी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते, इतने डेप्थ में परफॉर्म करते कि वहां पे डिटेक्शन रिस्क लोएस्ट हो, ताकि हमारे हाथ से कोई भी रिस्की एरियाज में इतनी मेहनत करते कि हमारे हाथ से कुछ भी ना छूटे। और जहां पे रिस्क कम होती है वो एरियाज में वी कैन अफोर्ड टू रिलैक्स, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें रिस्क ही नहीं है। तो जो रिस्की एरियाज है वहां पे मेहनत बहुत करो, और जो जहां पे रिस्क कम है वहां पे मेहनत कम करो। तो आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है, आगे कि डिटेक्शन रिस्क को कैसे इनवर्सली सेट करते हैं, कौन से एरियाज में हार्डवर्क ऑडिट प्रोसेस ज्यादा परफॉर्म करते, कहां पे कम करते। ऐसा हम लोग करते सो दैट द फाइनल रिस्क, ऑडिट रिस्क, चांसेस दैट ओपिनियन गोज रॉन्ग, सो दैट द फाइनल रिस्क, चांसेस दैट द ओपिनियन गोज रॉन्ग, दैट रिस्क इज विद इन द एक्सेप्टेबल लेवल। प्लानिंग करते हो हम लोग सेट करते हैं ऑडिट रिस्क की अगर 5% है तो हमको ऑडिट रिस्क को 5% के अंदर तक हमने उसको रखना चाहिए। डिटेक्शन रिस्क इज इनवर्सली सेट, इनवर्सली एडजस्टेड इन सच अ मैनर, इस तरीके से हम उसको एडजस्ट करते हैं that audit risk should be within the acceptable limit, ऐसा बोलते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए
अगर हम डिटेक्ट हम अगर हमारे ऑडिट प्रोसेस के थ्रू ऐसा अगर हम लोग नहीं कर पाए, इफ वी आर नॉट एबल टू डू इट, तो हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने क्वालिफाइड ओपन देना चाहिए दैट वी आर नॉट, हम लोग अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाए, या फिर हम लोगों ने डिस्क्लेमर देना चाहिए वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम लोग ये काम नहीं कर पाए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाए, ऑडिट रिस्क को काबू में नहीं रख पाए, तो आपने क्वालिफाई करना चाहिए कि वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट एविडेंस, या फिर डिस्क्लेमर आपने देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 315 330 का रेफरेंस था, उसको लिखना था कि पहले रिस्क असेस करनी पड़ती है, वो रिस्क के सारे रिस्क के बारे में बोलना था, फिर आपस में ये कैसा रिलेशन होता है इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल या डिटेक्शन रिस्क के साथ, वो आपको बताना था, डिटेक्शन रिस्क को कैसे सेट करना वो आपको बताना था, आखिरी में ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर चाहिए वो आपको बताना था, ठीक है। और नहीं कर पाओगे तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। एज ए सेड, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स चार्ट्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, अभी बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन जाएगा, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, अक्रॉस वेरियस नेशंस उसका बिजनेस चलता है। आप उसके इंटरनल कंट्रोल, उसका पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर्स के यूज के मदद से पूरा अकाउंटिंग, पूरा ऑपरेशंस वो लोग करते हैं, ऑपरेशन अकाउंटिंग करते हैं। तो इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स रिलायबल है कि नहीं, ठीक है, रिलायबल है कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था कि कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, इसमें इंटरनल कंट्रोल्स रिलायबल है कि नहीं आप कैसे पता करोगे? ये क्वेश्चन नवंबर 15 में आ चुका है आरटीपी में, और नवंबर 8 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। नवंबर 15 के आरटीपी में, नवंबर 15 के आरटीपी में आया था, और नवंबर 8 की जो एग्जाम थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा और आसान सा था। सो लेट मी टेल यू, इट्स वेरी सिंपल। क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना था इसमें मैं आपको बता दूं। पहले आपको बताना था कि हाँ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट की प्लानिंग, ऑडिट प्लान करते वक्त, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट एग्जीक्यूशन करते वक्त इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को स्टडी करना, उसको टेस्ट करना, उसको इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स अगर स्ट्रांग है तो हम लोग कंट्रोल्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, और सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो होती है वो हम लोग कम कर देते हैं। सो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। दो तरह के कंट्रोल्स हो सकते हैं सीआईएस में, जनरल कंट्रोल्स और स्पेसिफिक कंट्रोल्स, ठीक है। जैसे ओवरऑल डिपार्टमेंट में अच्छे खासे लोग रहना, एडिक्वेट लोग रहना, पढ़े लिखे लोग रहना, सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड रहना, इसको बोलते पूरे डिपार्टमेंट लेवल पर कंट्रोल्स हैं, उसको बोलते जनरल कंट्रोल्स। कौन डिपार्टमेंट में एंटर कर सकता है, कौन एंटर कर सकता है, उसके लिए परमिशंस लगती है और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। वापस डिपार्टमेंट लेवल पे जो कंट्रोल्स को बोलते जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स वेराइटी ऑफ इर्रेगुलरिटीज, फ्रॉड, एरर्स को रोक देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट होता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एक इंडिविजुअल जो प्रोग्राम, एक इंडिविजुअल ऐप प्रोग्राम जो सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा है, उसके अंदर कोई कंट्रोल है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, टैली के अंदर अपना ओन यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर है टैली, टैली का अपना यूजर नेम पासवर्ड है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंट्रोल। तो आप बताना था कि जनरल कंट्रोल, स्पेसिफिक कंट्रोल। जनरल कंट्रोल वेराइटी ऑफ अलग अलग रेंज ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रोक लेते हैं। स्पेसिफिक कंट्रोल सिर्फ एक पर्टिकुलर ऐप को, सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑडिटर ने ध्यान रखना दो तरह कंट्रोल्स है, उसने फोकस करना चाहिए क्या कंपनी में प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स और करेक्टिव कंट्रोल्स है क्या। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स मतलब फ्रॉड, एरर को होने नहीं देना।
कंप्यूटर रूम में कौन जा सकता है, कंप्यूटर पे कौन बैठ सकता है, उसके ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस है। हु कैन एंटर द CIS रूम, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम रूम, हु कैन सिट ऑन द कंप्यूटर, हु कैन एंटर, उसके लिए रूल्स रेगुलर यूजर नेम पासवर्ड्स है, करेक्ट। तो उसको प्रिवेंटिव कंट्रोल, जब आप अनऑथोराइज लोगों को दूर रखेंगे तो ऐसी फ्रॉड कम होगी, उसको प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बोला जाएगा, ठीक है। फिर आप, ठीक है, जितने भी लोग आते जाते हैं उनके रिकॉर्ड्स आप स्कैन करते हो, जितने भी लोग कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आते जाते हैं उसको आप स्कैन करते हो, आप लॉग को पूरा स्कैन करते हो कि ऑड टाइमिंग पे कोई एंटर तो नहीं हुआ, ऑड टाइमिंग पे कोई अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं हुई, उसको हम बोलते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स। दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्टिव कंट्रोल्स। तो एज अ ऑडिटर, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कि सिस्टम में जाने ही नहीं देना, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है क्या, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, कोई गया था गलत बंदा वो देखना, करेक्टिव कंट्रोल्स, अगर कोई अनयूजुअल टाइम पे मिलता है उसको बुलाना, उससे इंक्वायरी करना, उससे क्वेश्चनिंग करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, पूछताछ करना, क्या सही है क्या गलत है, क्यों गए थे, ठीक है, और उस पर एक्शन लेना, उसको सस्पेंड करना, उसको पनिश करना, उसको करेक्टिव कंट्रोल्स हम लोग बोलते हैं। तो जब आप कंट्रोल्स इवैल्यूएट करो तो आपने ध्यान रखना चाहिए कि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, जब प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं बहुत ज्यादा, चलती रहती है तो डिटेक्टिव कंट्रोल्स, और एंड में इनिशियली बहुत प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आपको मिलेंगे और एंड में आपको डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। जनरली जब आप देखते कंट्रोल्स अच्छे तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर होने चाहिए कि कोई बंदा अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सके प्रोग्राम को और उसको चेंज नहीं कर सकते। नो वन शुड बी एबल टू एक्सेस द प्रोग्राम एंड चेंज इट, एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स एंड चेंज इट, ठीक है। पूरा डेटा और सॉफ्टवेयर सेफ जगह पे होना चाहिए। नो वन शुड बी एबल टू डिस्ट्रॉय इट और करप्ट इट। आपके हम मानेंगे रिलायबल कंट्रोल्स है, हम ऐसा मानेंगे रिलायबल कंट्रोल्स है अगर प्रोग्राम को ऑथराइज एक्सेस नहीं है एंड डेटा एंड प्रोग्राम आर सेफ। इनपुट ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑथराइज, करेक्ट, कंप्लीट, एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमली बेसिस पे डिटेक्शन और करेक्शन होना चाहिए इनपुट के अंदर भी। इनपुट कंट्रोल अच्छे होने चाहिए। प्रोसेसिंग एकदम सीमलेस, स्मूथ होनी चाहिए। बीच में कभी अगर पावर फेलियर हो गया, मैकेनिकल कुछ एरर आ गया तो भी करेक्ट, जितनी प्रोसेसिंग हो चुकी है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। जहां पे प्रोसेसिंग रुकी थी वहीं से वापस शुरू होनी चाहिए, ओवरलैपिंग और डबल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेसिंग कंट्रोल्स होने चाहिए। आउटपुट एक्यूरेट होना चाहिए, चेक होना चाहिए एक्यूरेट है क्या, बैलेंस शीट है तो टैली हो रही है क्या, ट्रायल बैलेंस है तो टैली हो रहा है क्या, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा एडअप हो रहा है क्या, ट्रिक्स होते हैं, उसके हिसाब से टैली हो रहा है क्या देखना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट डेटा सिक्योरिटी अगेंस्ट फायर, कैलामिटीज, रॉन्ग प्रोसेसिंग, फ्रॉड्स एक्सेट्रा। लिसन गाइस, तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आपको देखना है रिलायबल है कि नहीं तो आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है CIS में भी, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन प्लानिंग। फिर आपको बताया जनरल कंट्रोल, स्पेसिफिक कंट्रोल, जनरल कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको बताना था। फिर आगे आपको बताना था ऑडिटर ने प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, करेक्टिव कंट्रोल्स के बारे में फोकस करना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीजें और कौन से तरह कंट्रोल्स दिखने चाहिए, कौन से तरह कंट्रोल्स दिखने चाहिए। प्रोग्राम्स में कोई चेंजेस नहीं आना, नो चेंज इन द प्रोग्राम्स, करेक्ट, नो चेंज इन द प्रोग्राम्स, डेटा सेफ्टी सिक्योरिटी, इनपुट बराबर रहना, प्रोसेस बराबर रहना, आउटपुट बराबर रहना, सेफ्टी सिक्योरिटी, ये कंट्रोल्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं बहुत डेप्थ में और चार्ट्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं जा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। फटाफट जो भी है मैं आपको बात जा रहा हूँ। फिर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड इंस्पेक्शन के लिए डिपॉजिटरी, आप सब जानते हैं, डीमैट जो पूरा मेंटेन करते हैं डिपॉजिटरीज उनको बोलते हैं, ठीक है। NSDL, CDSL, NSDL और CDSL है, डिपॉजिटरीज है। सेबी ने डिपॉजिटरीज के लिए एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है, डिपॉजिटरी के लिए एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है, ठीक है। क्यों अपॉइंट किया होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ये RTP नवंबर 15, मैंने बोला था नवंबर 15 से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। नवंबर 15 के RTP में ये क्वेश्चन पूछा गया है
नवंबर 08 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। सेबी के पास पावर्स होते हैं कि वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर उनको डिपॉजिटरी इन्वेस्टिगेट, इफ दे वांट टू इन्वेस्टिगेट डिपॉजिटरी की डिपॉजिटरी में कैसा कामकाज चल रहा है, या फिर डिपॉजिटरी जिनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वहां कैसा कामकाज चल रहा है। ठीक है, ये दो स्पेशल रीजन हो सकते हैं। सेबी कैन अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड्स, मे बी इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपॉजिटरी और मे बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड। ठीक है, जो भी बंदा आता है वो क्या आके चेक करता है, ये चेक करता है क्या डिपॉजिटरी में सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है क्या, टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टर्स, टू टेक केयर ऑफ द मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, इसके पास मार्केट रिक्वायरमेंट के सिस्टम प्रोसीजर सेफगार्ड है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके कोई शेयर डिपॉजिटरी में जाते हैं या डिपॉजिटरी आते हैं तो एसएमएस आता है। ये एसएमएस सिस्टम आना, इट इज गुड फॉर द पीपल एट लार्ज के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीजें आके देखना, बराबर। क्यों आते हैं, ये देखने के लिए कि इनके सिस्टम्स प्रोसीजर जो है वो लोगों के लिए अच्छे है कि नहीं। ठीक है, और ये देखने के लिए कि अफेयर जो चल रही है डिपॉजिटरी, इज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ऐसा तो नहीं है कि जो डॉर्मेंट अकाउंट्स है, डीमैट डॉर्मेंट या सीनियर सिटीजन के अकाउंट्स है, उसमें से चोरी हो रही है, उसमें से शेयर्स निकाले जा रहे हैं, उसका मिसयूज किया जा रहा है, ये भी देखना है। तो क्यों आता है, ये देखने के लिए कि सिस्टम्स है क्या, systems, their procedures to safeguard the interest of the people and where the affairs are going fine, legal compliance इसके लिए। ठीक है, ये देखने के लिए कि लीगल कंप्लायंस है, जैसे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं क्या, लॉ में लिखा हुआ है कितने लोगों ने डीमैट करवाया उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, कितने लोगों ने रीमटेरियलाइजेशन कराया, वापस फिजिकल शेयर्स में गए, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, कितने ट्रांसफर्स है उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, किसके शेयर्स प्लेज पे दिए हुए उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि उतने बुक्स अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं क्या। और जो रिक्वायरमेंट है लॉ की, जैसे रिक्वायरमेंट है 5 साल तक बुक्स को मेंटेन करना, वो फुलफिल किया जा रहा है क्या। और लोगों की कंप्लेंट्स भी आ सकती है, इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट हो सकती है डिपॉजिटरीज की, उसको ठीक करने के लिए, उसमें छानबीन करने के लिए भी इंस्पेक्शन हो सकता है। सेबी इज अ वेरी पावरफुल बॉडी, सिक्योरिटीज बराबर, सेबी इज अ वेरी वेरी पावरफुल बॉडी, दे कैन अपॉइंट इंस्पेक्टर, वो लोग इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, बड़े आसानी से वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट ये इंस्पेक्टर डिपॉजिटरीज पे ध्यान रखे, उनसे रिलेटेड चीजों को ध्यान दे सके। ठीक है, आपने इसमें देखना चाहिए, जाके देखना चाहिए कि मार्केट के लिए कितना क्या सिस्टम्स प्रोसीजर्स है, अफेयर्स बराबर चल रहे कि नहीं, लीगल कंप्लायंस जो रिकॉर्ड्स बोले थे, जितना टाइम बोला था उन कंप्लेंट्स, इसके लिए उसको भेजा जाता है। ठीक है, सैंपल सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2C, द ऑडिटर शुड सिलेक्ट सैंपल आइटम्स इन सच अ वे दैट सैंपल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसा क्वेश्चन था कि सैंपल सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए दैट सैंपल शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे सो दैट इट शुड रिप्रेजेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, मतलब ताकि ऐसा हो कि जो कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल मैचेस विद द कंक्लूजन which is drawn from checking the whole population, करेक्ट। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ऐसा सैंपलिंग होना चाहिए, ऐसा मेथड होना चाहिए कि एनी यूनिट शुड गेट सिलेक्टेड। अगर आप चाहते हो कि सैंपलिंग से जो कंक्लूजन निकले वो पॉपुलेशन से मैच हो, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए दैट every unit has equal chance of selection, every unit has equal chance of selection। यहां पे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में भी था, चैप्टर 5। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 10। आरटीपी में सिमिलर क्वेश्चन था नवंबर 15, May 12 में भी ये क्वेश्चन था। आपको यहां पे अगर आपको अचीव करना है तो आपको सिलेक्शन मेथड्स अच्छी रखनी पड़ेगी। रैंडम सिलेक्शन मेथड, एज आई अगेन सेड,
तो यहां पे मेथड्स आपको एक्सप्लेन करना था। रैंडम सिलेक्शन, आप नंबरिंग करते हो, आप नंबरिंग करवा दीजिए, आप नंबरिंग करवा दीजिए वाउचर्स की। रैंडम नंबर जनरेटर होता है, रैंडम नंबर टेबल होता है, उससे सिलेक्ट करवा दीजिए। सिस्टमैटिक सिलेक्शन मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा भी है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सिस्टमैटिक सिलेक्शन मतलब इंटरवल बेस्ड सिलेक्शन होता है, बहुत आसान है। सपोज 20 सेल्स के ट्रांजैक्शन है, सिर्फ हमारे एग्जाम्पल के लिए, और हमको 5 का सैंपल साइज सिलेक्ट करना है। तो 20 डिवाइड बाय 5, 4 का गैप रखो, 4 का गैप रखकर आप सिलेक्ट करते जाओगे तो बराबर 4 का गैप सिस्टमैटिक सिलेक्शन है। फिर इंटरवल बेस्ड सिलेक्शन मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद चीजें सिलेक्ट होगी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना, पहला आइटम कहां सिलेक्ट करना, 1 to 4 के बीच में से कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट करो। सपोज रैंडमली सिलेक्ट हुआ 3, तो सिलेक्शन होगा 3, अगला 4 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 4 करेंगे तो 19। बहुत ही सिंपल होता है सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सिस्टमैटिक सिलेक्शन इसको बोलते हैं, इंटरवल बेस्ड सिलेक्शन इसको बोलते हैं। 3, 3 to 7, 7 to 11, 11 to 15, 15 to 19। तो अगर ऐसा हमारा बिल है तो मैंने बोला 3 हुआ, 3 + 4 7 हुआ, 7 + 4 11 हुआ, 11 + 4 15 हुआ, 15 प्लस, ठीक है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें एक ड्रॉबैक है, बिल का अमाउंट कितना है वो कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ गैप। बिल का अमाउंट कितना है, बिल कितना बड़ा है, हम लोग 1 2 3 4 सिलेक्ट करते, 1 2 3 वो 4 सिलेक्ट करते। लेकिन हर बिल का अमाउंट अलग है, कोई बिल बहुत बड़ा है, कोई बिल बहुत छोटा है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए बिल के अमाउंट को कंसिडर करने के लिए वी हैव मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, वी हैव मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। बिल के अमाउंट, मॉनिटरी जो अमाउंट्स है, मॉनिटरी अमाउंट्स है उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए, मॉनिटरी जो अमाउंट्स है उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए वी हैव मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। कैसा है मैं आपको बता दे रहा हूं वापस, ये सिर्फ अंडर, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पे। सपोज टोटल सेल्स 20 लाख के है, 20 लाख के, और हमको 5 सैंपल सिलेक्ट करना है, मतलब सैंपल साइज 5 आइटम सिलेक्ट करना है। तो जैसे ऊपर किया था ना, ऊपर किया था 20 डिवाइड बाय 4, 4 का गैप था, वैसे मॉनिटरी यहां पे हम लोग 20 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे, 25 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4 लाख। लिसन गाइस, ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स में गैप 4 का, जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा था तो 4 का गैप आ रहा था, लेकिन यहां पे मैंने मॉनिटरी अमाउंट की बात की। 20 लाख का टोटल सेल है, डिवाइड बाय 5 सैंपल, मतलब 2 के बीच में 4 लाख अमाउंट, ठीक है। ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स में बात हो रही थी, नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पे मॉनिटरी वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो जो इंटरवल बिटवीन 2 सिलेक्शन शुड बी 4 लाख रुपीज। सर ये कैसे होगा, होगा मैं आपको बता दूं कैसे। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट, पहला हमारा जो इंटरवल आया है, हमारा इंटरवल 4 लाख का इंटरवल है हमारा। तो पहला जो स्टार्टिंग है 1 लाख से 4 लाख जो लिमिट है, वहां से कोई भी सिलेक्ट कर सकता। सपोज हमने 620 सिलेक्ट किया, ठीक है। लिसन गाइस, बहुत बहुत आसान है। ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स में बात हो रही थी, यहां पे नंबर ऑफ रुपीज में मॉनिटरी यूनिट में बात हो रही है। ऊपर हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय कितने हमको सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से इंटरवल निकाला था। यहां पर भी टोटल कितनी वैल्यू है, वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, उसके हिसाब से हम लोगों ने गैप निकाला है। ऊपर गैप नंबर ऑफ आइटम्स था, एवरी 4th आइटम शुड बी सिलेक्टेड, एवरी 4th आइटम शुड बी सिलेक्टेड। यहां पे जो गैप है वो रुपीज में है, रुपीज में, ठीक है। कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे आपको बता रहा हूं। पहले सभी बिल्स को लाइन में आप लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 20 तक। अब सबके अमाउंट भी लिख दो आप, 50, 3 लाख, 1 लाख, 250, 1 लाख, 75, पूरे अमाउंट्स लिख दो आप पूरे, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव वैल्यू लिखो, क्यूमुलेटिव वैल्यू 50, 3.5, 4.5, 7, 8, 8.5, 9, 940, और आखिरी में आखिरी बिल मिलाकर 20 लाख, क्योंकि टोटल सेल ही 20 लाख है। नाउ लिसन, मॉनिटरी गैप मतलब पहला 620 था, 620 50,000 के अंदर आता है, 620 जो अमाउंट है 50,000 के अंदर आता है। तो आप पहला बिल सिलेक्ट कर दो, पहला बिल आप सिलेक्ट कर दो। अब
अगला बिल है उसमें मॉनिटरी अमाउंट का गैप कितना होना चाहिए? 4 लाख। हमारा ऊपर इंटरवल कितना निकला था? 4 लाख रुपए। 620 प्लस 4 लाख, 4 लाख 620। अब 4 लाख 620 कौन से बिल में आता है? सेकंड बिल को मैं ऐड करूंगा तो 3.5 लाख तक पहुंचता है। 4 लाख 620 आता है? नहीं। थर्ड बिल को ऐड करूंगा तो 450 आता है। इज इट, क्या 4 लाख 620 इसमें कवर हो रहा है? यस, 4 लाख 620 इसमें कवर हो रहा है, तो ये बिल आप सिलेक्ट कर लो। गेटिंग दिस पॉइंट? वो अमाउंट जिस पर्टिकुलर रेंज में कवर हो जाएगा वो पर्टिकुलर बिल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगला गैप, वापस 4 लाख ऐड करेंगे तो अगला गैप है 8 लाख 620। अब 8 लाख 620 कहां आता है? 8 लाख के ऊपर है और 875 के नीचे है, तो 875 के नीचे है, यहां पे वो सिलेक्ट हो रहा है, तो अगला वाउचर आपका ये सिलेक्ट होगा। और 4 लाख ऐड करेंगे तो 12 लाख 620, ठीक है, 12 लाख 35,000 में कवर हो जाएगा। और 4 लाख ऐड करेंगे तो 16 लाख 620, 16 लाख 38,000 में ऐड हो जाएगा। लिसन गाइस, बहुत आसान है। ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स में थी चीजें, यहां पे अमाउंट में है, मॉनिटरी अमाउंट में चीजें है, इसलिए उसको मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग बोलते हैं। जब आपके इंटरवल नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं होते, रुपीज में होते, अमाउंट्स में होते हैं, देन वी गो फॉर मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। और भी मेथड्स इसमें सैंपलिंग की मेथड्स एक्सप्लेन्ड है। हैप्पैजार्ड सिलेक्शन, जब कोई लॉजिक नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। रैंडम में भी आप रैंडम नंबर जनरेटर, टेबल्स, एक्सेल यूज करते हो, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो सिलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हैप्पैजार्ड सिलेक्शन। ऐसे हाथ घुमा के जो ठीक लगा वो सिलेक्ट कर लिया और चेक कर लिया, उसको बोलते हैं हैप्पैजार्ड सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन, जब आप एक यूनिट सिलेक्ट नहीं करते हो बट यू सिलेक्ट कॉन्जिक्यूटिव 20 यूनिट्स, कॉन्जिक्यूटिव 30 यूनिट्स, कॉन्जिक्यूटिव 50 यूनिट्स, एक साथ जब आप पूरा का पूरा कॉन्जिक्यूटिव 10, कॉन्जिक्यूटिव 20, कॉन्जिक्यूटिव 30, कॉन्जिक्यूटिव 40, कॉन्जिक्यूटिव 50 ऐसे आप सिलेक्ट करते हो, करेक्ट, ऐसे आप सिलेक्ट करते हो, कॉन्जिक्यूटिव यूनिट आप सिलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं आपने ब्लॉक सिलेक्शन किया, उसको बोलते हैं ब्लॉक सिलेक्शन किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक सिलेक्शन, उसको ब्लॉक सिलेक्शन बोलते हैं। तो बहुत लंबा जो आपको ये, मतलब मैंने एग्जांपल जो बीच में दिया वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि इफ यू वांट कि सैंपल शुड रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, देन देयर शुड बी गुड सिलेक्शन मेथड, अच्छा सिलेक्शन मेथड होना चाहिए, हर यूनिट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिलना चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड समझाना, इंटरवल बेस्ड सैम्पलिंग समझा सकते हो तुम, क्लस्टर भी समझा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपका मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग समझाओ, देन हैप्पैजार्ड, ब्लॉक सिलेक्शन मेथड एंड सो ऑन, तब जाके अच्छा सिलेक्शन होगा एंड योर सैंपल विल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A, डिजाइनिंग ऑफ सैंपल, डिजाइन ऑफ मेथड, डिजाइनिंग ऑफ सैंपल। ये क्वेश्चन आरटीपी में नहीं था, पीएम में नहीं था, मॉड्यूल का पेज नंबर 5.12, मॉड्यूल का पेज नंबर 5.12 में से, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे नोट्स में ऐसे 530 में पूरा का पूरा, हमारे नोट्स में ऐसे 530 में पूरा का पूरा चार्ट बनाकर पूरा कवर्ड है। डिजाइनिंग दी सैंपलिंग, सैंपलिंग प्रोसेस शुरू करने के वक्त, सैंपलिंग प्रोसेस शुरू करने के वक्त जब हम लोग सैंपलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सैंपल डिजाइनिंग होता है। इट इज सैंपल डिजाइनिंग, ठीक है। अब दैट इज सैंपल डिजाइनिंग। सैंपल डिजाइनिंग में क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेप होता है सैंपलिंग का, सैंपल डिजाइनिंग। नंबर 1, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सैंपलिंग करने का? सपोज वी वांट टू फाइंड आउट वेदर द अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उसका वैल्यूएशन बराबर है ना, डेटर्स का वैल्यूएशन बराबर है ना, तो पहले ऑडिट ऑब्जेक्टिव की सैंपलिंग करके आप अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो, कि डेटर्स बराबर है कि नहीं, आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्रीज्ड, व्हाट वी वांट टू कंक्लूड,
what we want to deduce, हम क्या चाहते हैं, what is the objective? Objective is we want to find out whether debtors valuation is appropriate or is it misstated. क्या प्रोसेस परफॉर्म करेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफ द डेटर्स, सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ द डेटर्स, लेजर स्क्रूटिनी करने वाले. कैसा एविडेंस मिलेगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा, ओरल एविडेंस मिलेगा. पॉपुलेशन क्या रहेगा? डिफाइनिंग द पॉपुलेशन. ऑल द डेटर्स हैविंग बैलेंस, दैट कैन बी पॉपुलेशन. अगर एग्जिस्टिंग डेटर्स को आपको अगर चेक करना है तो वो, या फिर अगर अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स है, अगर आपको लगता है डेटर्स को छुपाया गया है, तो जितने डेटर्स का बैलेंस जीरो है, अभी जितने डेटर्स का बैलेंस जीरो है उसको पॉपुलेशन आप डिफाइन कर सकते हो. यू कैन डिफाइन पॉपुलेशन, करेक्ट. all the recorded, all the debtors having positive balance, that is the population. All the debtors having zero balance, that is the population. All the debtors having advances, that is the population. टोटल हमारा स्कोप कितना रहेगा? टोटल कितने, कौन से यूनिट्स रहेंगे? स्कोप उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिफाइन करना. डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, ठीक है. डिवाइडिंग द पॉपुलेशन, आप सैम्पलिंग यूनिट्स, वंस यू डिफाइन द पॉपुलेशन, यूनिट सैम्पलिंग यूनिट. सैंपल कैन बी पार्टीज, जो डेटर के अंदर जो पार्टीज है दैट कैन बी सैम्पलिंग यूनिट. या फिर जो सेल्स बिल है, डेटर एक एक डेटर को हमने सेल्स बिल भेजा है, दैट कैन बी सैम्पलिंग यूनिट. तो क्लियरली डिफाइन सैम्पलिंग यूनिट. लंबा चौड़ा आंसर था. पॉपुलेशन को डिफाइन करते ध्यान रखें, एकदम शॉर्ट नहीं होना चाहिए. 20 लोगों की चीज को पॉपुलेशन बोलना सही नहीं होगा. हमने ऊपर सिर्फ एग्जाम्पल लिया था. पॉपुलेशन एंड रिलेटेड डेटा शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द रिलायबल सोर्स. रिलायबल सोर्स होना चाहिए डेटा करने, तो पूरी एक्टिविटी बेकार हो जाएगी. ठीक है. पूरी पॉपुलेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, तब आप कंक्लूजन बना सकते हो. अगर हेट्रोजेनस है तो आप कंक्लूजन नहीं बना पाओगे. एक जैसे यूनिट्स है, एक ही फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स की फीचर्स है, तो उसका आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे. आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए. आप जब सैम्पलिंग यूनिट हो, इट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड एक्सेसिबल. इन शॉर्ट, अगर आप एक इनवॉइस को एक सैम्पलिंग यूनिट बोल रहे हो, तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेकिन हर इनवॉइस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का सेल है. अगर आप ईच प्रोडक्ट सेल को अगर आप सैम्पलिंग यूनिट बोलोगे, ईच प्रोडक्ट सोल्ड को अगर आप सैम्पलिंग यूनिट बोलोगे, करेक्ट, तो उसको आइडेंटिफाई करना, सेपरेटली एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ऐसी चीज को यूनिट बनाओ जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको, एक्सेस कर सको. सिलेक्शन मेथड तय करो. कॉन्फिडेंस लेवल 95% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि कंक्लूजन अच्छा है, कि 99% की 90%, वो भी तय करो. प्रिसीजन लेवल प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 3% और प्लस माइनस 5%. जितना ज्यादा प्रिसीजन उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी. कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो. प्रिसीजन मतलब आपका एरर रेट कितना है. मटेरियलिटी पे तय करता है कि आप एरर रेट आपने कितना सेट करना चाहिए. तो सैंपल डिजाइनिंग मतलब ऑब्जेक्टिव तय करना. ऑब्जेक्टिव आप क्या कंक्लूजन बनाना चाहते हो, कंक्लूजन क्या बनाना चाहते हो वो आप पहले सेट करो. सेट करने के बाद में ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना, एविडेंस इकट्ठा करना. ठीक है. एविडेंस इकट्ठा करना, एविडेंस किस तरह का होगा वो, फिर कौन सी पॉपुलेशन है, उसका डिवाइडिंग कैसे करने वाले हो, कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, प्रिसीजन क्या रहेगा. ऑल दी स्टेप्स आर फॉर सैंपल डिजाइनिंग. नाउ नेक्स्ट इज, आई अंडरस्टैंड बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सुनते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. हो सकता है एग्जाम में फिर से रिपीट हो जाए. नाउ ये इंटरेस्टिंग था. ये क्वेश्चन इनिशियली देखकर लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. लेकिन ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन नहीं है. इनफैक्ट प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसा क्वेश्चन है, बट बी केयरफुल. ठीक है. यहां पे लिखा हुआ है कि हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये अपीयर हुए क्लाइंट के बिहाफ में, और इन्होंने जो इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सबमिट की, झूठी फॉल्स इंफॉर्मेशन. चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्रेजेंटेड द क्लाइंट एंड ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ही गेव द फॉल्स इंफॉर्मेशन. तो सुन लीजिए, रूल 12A में ऐसा लिखा है. रूल 12A में ऐसा लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर किसी की मदद लेकर अपने रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकता है. सो रूल 12 के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रिप्रेजेंटेटिव बना अपने क्लाइंट का, और उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए.
सेक्शन 277 में ऐसा लिखा है कि अगर कोई बंदा चीजों को झूठी इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर सबमिट करता है और सब पाया जाता है, ठीक है, और इसके वजह से टैक्स की चोरी 25,000 के ऊपर होती है, तो कम से कम 6 महीने की सजा, मैक्सिमम 7 साल तक। अगर आप कोई झूठी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो और इसके वजह से 25,000 के ऊपर की टैक्स की चोरी होती है, तो मिनिमम 6 महीने की सजा होती है और मैक्सिमम आपकी, ठीक है, 7 साल की सजा होती है विथ फाइन। अगर अमाउंट कम है तो 3 मंथ्स एंड अप टू 2 इयर्स आपकी सजा हो सकती है। तो आपको रूल 12 समझाना था, सेक्शन 277 समझाना था और आपको बताना था कि यहां पे सीए ने झूठ बोला, यहां पे सीए ने झूठ बोला है, सो ही विल बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। और आपको प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉजेस का आपको रेफरेंस देने का जरूरत नहीं है। अगर आप देना ही चाहे, अगर आप फिर भी देना चाहे इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि लिखा नहीं है, वहां पे सिर्फ लिखा है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या होगा, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ठीक है। दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड कि प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से क्या होगा। प्रोफेशनल एथिक्स का भी आप अगर बताना चाहो तो सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6, आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन पता थी झूठी इंफॉर्मेशन है, फिर भी आपने उसको सबमिट किया बिना कुछ बोले, बिना रिपोर्ट किए, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है। सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6 में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है, were there but still chartered accountant didn't disclose it, didn't report it, he will be guilty of professional misconduct. Question 3C अगेन कहीं पे था नहीं, लेकिन बहुत ही आसान था ये। It was not there in PM, it was not there in RTP, but it was a very simple. It was on SE 3402. देखिए इसका बैकग्राउंड नहीं बता रहा हूं, इससे इतना बता दूं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बीपीओ केपीओ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो बीपीओ केपीओ है वो कैसे काम, सपोज हमने हमारा कोई काम आउटसोर्स किया है, वी आर टेकिंग फैसिलिटीज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम किसी की फैसिलिटीज ले रहे हैं, किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, तो सामने वाले को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर हमने हमारा काम किसी को आउटसोर्स कर दिया है, करेक्ट, तो जो सामने वाली एंटिटी है जिनको आउटसोर्स किया है, जिसकी मदद हम ले रहे हैं, उसको बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग स्टेप बाय स्टेप कैसा काम कर रहे हैं वो हमको, हमारे ऑडिटर को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वो लोग एक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। सुन लेंगे सब, बहुत आसान है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, दे मेक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। अब लेकिन उस पर भरोसा करना कि नहीं, तो उस डिस्क्रिप्शन को चेक करवाते हैं अपने ऑडिटर से। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर उनका बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन चेक करता है और हमको रिपोर्ट देता है, ठीक है। एंड दिस इज डन एज पर SAE 3402। तो यहां पे SAE 3402 और दो तरह की रिपोर्ट होता है, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बीपीओ केपीओ का ऑडिटर चेक करता है उनका बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि बीपीओ केपीओ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते हैं। वो रिपोर्ट में लिखा होता है। दो तरह की रिपोर्ट, टाइप 1 टाइप 2। मैं पहले टाइप 2 रिपोर्ट समझा रहा हूं। टाइप 2 में लिखा होता है, टाइप 2 में वो एक्सप्लेन करता है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। रिपोर्ट के बारे में पूछा है, वेदर डिस्क्रिप्शन इज फेयर, क्या जो इंटरनल कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन है, इज इट फेयर, इज इट रिलायबल, इज इट ट्रू, इज इट रिलायबल, इज इट फेयर। क्या ये जो डिजाइन, इज इट सुटेबल फॉर बीपीओ केपीओ, क्या बीपीओ केपीओ ने इसी तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करना चाहिए था, इज इट सुटेबल। और क्या 12 महीने इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो लिखता है कि डिजाइन फेयर डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही काम होता है, सुटेबल भी है बीपीओ केपीओ के लिए, इट्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑल्सो, करेक्ट। देखिए मैं फास्ट समझा रहा हूं।
अगर आप ऐसे 402 का, जब मैं ये पढ़ाता हूं तो ऐसे 402 का पूरा एग्जाम्पल हम जनरेट करते हैं सैलरी प्रोसेसिंग का, उसके बाद इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आते हैं। लेकिन सिर्फ मुझे कंटेंट बताना था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताता, टाइप 2 में, टाइप 1 में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में नहीं आता। टाइप 1 में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में नहीं आता। अगर आपके पास बहुत समय, अगर सामने वाले के पास बहुत समय काम करने के लिए, तो आपको पूरा 12 महीने का चेकिंग करके देगा, वो टाइप 2 रिपोर्ट होता है। जब कम टाइम रहता है, जब टाइम बहुत ज्यादा है तो उसको टाइम पीरियड रिपोर्ट बोलते हैं, पूरे 12 महीने की जिम्मेदारी। जब टाइम बहुत कम रहता है तो सिर्फ एज ऑन 31 मार्च सिस्टम बराबर है कि नहीं वो लिख के आता है, उसको बोलते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिपोर्ट। टाइप 2 रिपोर्ट कवर्स 3 थिंग्स, इट कवर्स लास्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, बट टाइप 1 कवर्स ओनली 2 थिंग। टाइप 1 आखिरी पॉइंट कवर नहीं करता, थर्ड पॉइंट। तो ये एक्सप्लेन करना था, लिया हुआ है मैंने वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3D एनबीएफसी के ऊपर, प्रैक्टिस मैनुअल में चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। प्रैक्टिस मैनुअल में चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 6, और नवंबर 7 जो एग्जाम्स है, नवंबर 7 एग्जाम्स में ये पूछा गया था। इट वॉज आस्क्ड इन नवंबर 7 एग्जाम्स, ठीक है। बहुत सिंपल था कि एनबीएफसी के जो हम ऑडिटर हैं, वो भी हम ऐसे कंपनी के ऑडिटर है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा पता होगा, जो एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते उनके ऊपर बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, और उनके ऑडिटर्स को रिपोर्टिंग भी बहुत कम करनी पड़ती है। दे हैव टू डू वेरी लेस रिपोर्टिंग, बहुत कम रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एज कंपेयर टू अदर ऑडिटर्स, जो बाकी ऑडिटर्स हैं उनके मुकाबले, ठीक है। तो यहां पे लिखना था कि हमको क्या रिपोर्ट करना है, तो बहुत आसान है। तो कुछ चीजें जो रिपोर्ट करनी थी वो सबके लिए, मतलब सभी एनबीएफसी के लिए। क्या एनबीएफसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है? क्या एनबीएफसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है? क्या हैव दे टेकन प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नंबर 1। और क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, एंड वेदर एज ऑन टुडे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वैलिड, हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी एक खास बात है, इसके नए रेगुलेशंस आ गए थे, ऑडिट रिपोर्ट के नए रेगुलेशंस आ चुके हैं, लेकिन ऑडिट के मॉड्यूल में हर जगह पे पुराने रेगुलेशंस थे, तो उसके हिसाब से ही आंसर लिखना था, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है क्या और वैलिड है क्या अभी भी, और रिपोर्ट करना है। क्या इनके बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है दैट दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्या साल भर में उन्हें कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है क्या, वो कमेंट। और तीसरा प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, क्या एसेट क्लासिफिकेशन बराबर करते हैं, एसेट क्लासिफिकेशन के बाद में इनकम रिकॉग्निशन बराबर करते हैं ये लोग, प्रोविजन फॉर एनपीए वगैरह बराबर बनाते हैं क्या। अगर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, देखिए ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन बहुत बड़ी है एसेट साइज में, इसकी लिमिट बदलते रहते, पहले 100 करोड़ था 500 करोड़ हो गया। अगर बहुत बड़ी अगर एनबीएफसीज है तो वहां पे हमको बोलना पड़ता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्या वो बराबर कंप्यूट किया है और जो लिमिट है उसके हिसाब से है ना, और क्या एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ कैपिटल फंड्स एनबीएस 7 जो स्टेटमेंट है वो सबमिट किया है क्या। ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि अगर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है तो उसमें और एडिशनल बताना पड़ता है कि भाई साहब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उन्होंने बराबर कैलकुलेट किया ना, और इज इट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, जितनी लिमिट है उतना विद इन, मतलब कम से कम एटलीस्ट उतना मेंटेन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4A, ये क्वेश्चन पीएम में भी था, चैप्टर 1 क्वेश्चन 30, चैप्टर 7 क्वेश्चन 3, पीएम में 2 जगह था, नवंबर 15 के आरटीपी में था, मई 17 के आरटीपी में था, नवंबर 09 में भी था। सिंपल था, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा लगता है, पढ़ के ऐसा लगता है कि सिर्फ मैनेजमेंट फ्रॉड के बारे में लिखना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत ही जनरल आंसर था, बहुत ही घिसा पिटा सा आंसर था।
मिसस्टेटमेंट फ्रॉड एरर की वजह से होता है वो समझाना था, फ्रॉड मतलब क्या होता है वो समझाना था, फ्रॉड पकड़ने की प्राइमरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की होती है वो बताना था। हमारा काम होता है रीजनेबल अश्योरेंस से बताना कि बड़े बड़े फ्रॉड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, मतलब बड़े बड़े फ्रॉड है कि नहीं, फ्रॉड या एरर है कि नहीं ये बताना। हम सारे फ्रॉड नहीं पकड़ सकते, सारे के सारे फ्रॉड नहीं पकड़ सकते क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ये बताना था कि इनहेरेंट लिमिटेशन है, हम सारे के सारे फ्रॉड पकड़ नहीं पाएंगे कभी भी, इनहेरेंट लिमिटेशंस है। फिर फ्रॉड पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसको कंसील किया जाता है, उसको छुपाया जाता है, फ्रॉड करने के बाद में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स को बदल देना, और अगर कोल्यूजन आपस में मिले हुए तो पकड़ना तो और भी मुश्किल होता है, समझाना था। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है फिर ऐसे माहौल में, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, उसमें भी उनका कहना है मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ना और भी मुश्किल है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय। मैनेजमेंट फ्रॉड में मैनेजमेंट इज वेरी पावरफुल, वो इस जगह पे बैठे हैं, उनके पास में मास्टर यूजर नेम पासवर्ड्स है कि वो चीजों को बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी सिर्फ मात्र जिम्मेदारी के ऊपर छोटी सी बात लिखी है, हमारी जिम्मेदारी अलर्ट रहना, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को बढ़ाना, हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस रखना कि कहां कहां पे फ्रॉड हो सकता है, वहां पे भरपूर मेहनत करना, चेकिंग करना, अलर्ट रहना, कोई भी इंफॉर्मेशन झूठी तो नहीं है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, वो मेंटेन करना। फिर हमारी जिम्मेदारी कंपनीज एक्ट के हिसाब से फ्रॉड अगर पता चला बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय तो ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना, 60 दिनों के अंदर गवर्नमेंट को बताना, 143(12) वो एक्सप्लेन करना था, और कारों के अंदर भी लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट फ्रॉड के बारे में बहुत कुछ लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही घिसा पिटा पुश्तैनी क्वेश्चन, घिसा पिटा पुश्तैनी क्वेश्चन था, इसलिए जिन लोगों ने पीएम करना इसलिए बहुत जरूरी था, पीएम जिसने की है वही इसका जवाब दे पाएगा। यहां पे सिंपल सी जो मैंने आपको बताया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो तरीके से होता है, फ्रॉड एरर की वजह से होता है, वो आपको बताना था। फ्रॉड का मतलब मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी, हमारा काम फ्रॉड को हम पूरी तरीके से पकड़ नहीं सकते, क्यों पकड़ नहीं सकते वो बताना, मैनेजमेंट फ्रॉड तो और भी बड़ा पकड़ नहीं सकते, हमारा काम है स्केप्टिज्म, अलर्ट रहना चाहिए, जहां फ्रॉड मिले उसके लिए अलर्ट रहना, ऐसे 240 को फॉलो करना, ठीक है। और कंपनीज एक्ट में फ्रॉड मिले तो रिपोर्ट करना, और कारों में भी रिपोर्ट करना, कंपनीज एक्ट में हिसाब से गवर्नमेंट तक पहुंचना, ये बातें एक्सप्लेन करनी थी। अगला क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 4B, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे 700 का रेफरेंस दे सकते थे आप, मॉड्यूल के पेज नंबर 8.3 से था, ऐसा नहीं था कि मॉड्यूल, तो मॉड्यूल में था ये क्वेश्चन, पीएम में कहीं पे कवर नहीं था। तो आपको लिखना था कि ऐसे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में 3 बातें आते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, ओपिनियन देना वो लिखिए, स्कोप के बारे में लिखना था कि ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करते हैं, इसमें एथिकल प्लानिंग से और एथिकल रह के हम लोग काम करते हैं, इसमें बहुत सारी ऑडिट प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं, पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को भी समझते हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से हम रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है। जनरली वी डोंट रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वी डोंट रिपोर्ट। अगर लॉ ने बोला रिपोर्ट करना है तो ये लाइन निकाल देते हैं हम लोग, कि रिपोर्ट नहीं करना है, लाइन निकाल देते हैं। जैसे आप जानते हैं कंपनीज एक्ट में वी आर सपोज टू कमेंट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इसीलिए एक लाइन निकाल देते हैं। देखिए अगर पार्टनरशिप का ऑडिट करते तो लिखते हैं वहां पे कि हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया लेकिन उस पर ओपिनियन नहीं देने वाले, प्रोप्राइटरशिप के ऑडिट में लिखते हैं हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया लेकिन उस पर ओपिनियन नहीं देने वाले, कंपनी के ऑडिट में हम लिखते हैं हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया है, ओपिनियन नहीं देने वाले, ये बात निकाल देते हैं क्योंकि कंपनी के केस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे हमको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ऐसे के हिसाब से ऑडिट करते हैं, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, फिर ऑडिट प्रोसेस लगाते वक्त पॉलिसीज बराबर है ना, एस्टिमेट्स बराबर है ना, प्रेजेंटेशन बराबर है ना, ये सारी चीजें भी चेक करते हैं। आखिरी में बताते कि क्या हमने काम बराबर किया, whether we have collected sufficient appropriate evidence to give our opinion, वही बताते हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन रिस्क बेस्ड ऑडिट पे था, आरटीपी में, बहुत पुराने आरटीपी में एक बार पूछ चुके हैं, मई 15 के आरटीपी में भी था और मई 16 के पेपर में भी था, मतलब एक साल पहले जो एग्जाम आई थी वहां पे पूछा गया था, ये एक साल पहले जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया था, ठीक है। और मई 15 के उसके एक साल पहले के आरटीपी में था, और उसके बहुत पहले एक बार आरटीपी में। रिस्क बेस्ड ऑडिट बहुत आसान, 4 स्टेप्स होते हैं।
पहले बिजनेस के एंटिटी को समझ के उसकी रिस्क आइडेंटिफाई करना, मतलब ही इनहेरेंट रिस्क पता करना। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे है, मतलब ही कंट्रोल्स कैसे, कंट्रोल रिस्क। बहुत सारी रिस्क कॉम्पनसेट हो जाती है, जो बच जाती है वो आरएमएम होती है, उसी को उन्होंने बोला है रेसिडुअल रिस्क। ये ऐसे बेस्ड नहीं है, पुश्तैनी स्पेशल ऑडिट टेक्निक, स्पेशल ऑडिट टेक्निक जो चैप्टर है उसमें से, मतलब वहां से और एक ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो थे ही, ये और चौथा क्वेश्चन भी है, वही से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां पे आपको बोलना था रिस्क बेस्ड ऑडिट, मतलब पहला रिस्क बेस्ड ऑडिट ऐसे के हिसाब से ही है, वैसा ही है, लेकिन क्या है कि हमारी पुरानी थ्योरी में लिखा हुआ है, पुराने तरीके से लिखा है कि पहले एंटिटी को समझो, रिस्क पता करो, मतलब इनहेरेंट रिस्क, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने अच्छे वो देखो, जहां पे कॉम्पनसेट कर लिया अच्छा है, मतलब कंट्रोल रिस्क, जहां कॉम्पनसेट नहीं किया वहां पे आरएमएम बन जाता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क को कॉम्पनसेट नहीं किया तो बन गया रेसिडुअल रिस्क, और उसके लिए कितनी मेहनत की और क्या रिजल्ट मिले, वो एक एक करके समझाया है। ऑपरेशंस को समझना, चेंजेस एनवायरनमेंट को समझना कि एंटिटी में कहां कहां पे गलती हो सकती है, इनहेरेंट रिस्क को, फिर जाके समझना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कॉम्पनसेट कर पा रहे क्या रिस्क को, मेहनत की क्या, रिजल्ट में क्या निकला, रिजल्ट में अगर सिस्टम में खामी निकली तो मैनेजमेंट को बता दो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां मिली तो उसको रिपोर्ट कर दो। तो बहुत सिंपल सा था सब। एनर्जी ऑडिट एकदम पूछते नहीं क्वेश्चन, पीएम में चैप्टर नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 1 है, पुराने आरटीपी में है, मई 17 के आरटीपी में था, उसी एग्जाम के आरटीपी में, एक साल पहले जो आरटीपी थी उसमें भी था, नवंबर 11, मई 7, मई 4 के आरटीपी में भी था, ठीक है। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप ये बिल्कुल डाउनलोड करके, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फिर और बड़ा बनते जा रहा है, और बड़ा बनते जा रहा है, करेक्ट। हमारे जो वीडियोस, जो रेगुलर क्लास की वीडियो, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में पूरे एग्जांपल्स के साथ, एक एक चार्ट, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एनर्जी ऑडिट के बारे में एक्सप्लेन करना था कि इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टडी करना, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, कहां कहां पे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, कहां कहां पे एनर्जी बचा सकते हैं, उसके फंक्शंस एक्सप्लेन करना था कि क्या क्या काम एनर्जी ऑडिट में होता है, ठीक है। बिल्कुल घिसा पिटा क्वेश्चन था। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट आरटीपी मई 14 के आरटीपी में था और मई 14 के एग्जाम में भी था। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ये भी स्पेशल ऑडिट टेक्निक जो चैप्टर है वहां से था। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ऐसा रेट ऑफ टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए, और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए होता है। मिसस्टेटमेंट, जब कोई इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी में गलती होती है उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। जब कंट्रोल सिस्टम को फॉलो नहीं करता कोई तो उसको बोलते हैं डेविएशन। टेस्ट ऑफ डिटेल में कोई इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी में गलती होती है उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट, ठीक है। और कंट्रोल्स जब फॉलो नहीं होते उसको बोलते हैं डेविएशन। हम लोग जब सैंपलिंग करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं कि सैंपल में इतनी गलती तो पॉपुलेशन में कितनी, ऐसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये गलतियों को हम कंपेयर करते हैं टॉलरेबल लेवल से। टॉलरेबल लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट इज अ लेवल if the level such that if the projected misstatement is up to that level, we assume that income, expense, asset, liability are not materially misstated and they should be accepted as proper. Tolerable rate of deviation is that level. If the projected rate of deviation is within that level, then we assume that controls are working good, controls are working fine. So tolerable rate of misstatement and tolerable rate of deviations are the maximum level. If the problems are up to this level, we assume that everything is fine. They are like materiality level. ये एक materiality level जैसे है, इस level तक गलतियां अगर है तो चलता है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब सही है, ऐसा हम लोग मान लेंगे, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5C, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी मॉड्यूल के पेज नंबर 15.11 पे था ये क्वेश्चन भी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी था। अब ऐसे तो बहुत, मैंने बोला हमारे रेगुलर बुक में और सीच कवर थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्पेसिफिकली ऐसा का ऐसा कवर नहीं किया था हमारे बुक में, लेकिन हमने डिस्कस किया था, किसी ने दिमाग लगाया तो ये सॉल्व कर सकता था। यहां पे ऐसा लिखा है कि हमको अपॉइंट किया गया है एज अ टैक्स ऑडिटर।
टैक्स ऑडिटर हमको अपॉइंट किया एक पार्टनरशिप फर्म का। सो टैक्स ऑडिटर अलग है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग है। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके टैक्स ऑडिटर अलग है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, तो क्या टैक्स ऑडिटर अपना ऑडिट कंप्लीट कर सकता है? तो इसके बारे में लिखा हुआ था। लिसन गाइस, अगर किसी असेसी का ऑडिट हो चुका है किसी लॉ के अंदर, अगर किसी असेसी का ऑडिट हो चुका है, अगर ऑडिट हो चुका है किसी लॉ के अंदर, तो हम फॉर्म 3CA में रिपोर्ट देते हैं। फॉर्म 3CA में रिपोर्ट देते हैं हम लोग। वी गिव रिपोर्ट इन फॉर्म 3CA। 3CA में लिखा हो, 3CA में हम लोग रिपोर्ट देते हैं कि भाई इसका स्टैट्यूटरी ऑडिट हो चुका है, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, और हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है खास फॉर्म 3CD पे। अगर किसी असेसी का ऑडिट हो चुका है अंडर एनी अदर लॉ, अगर किसी और लॉ में ऑडिट हो चुका है किसी भी असेसी का, इट इज ऑलरेडी हैपेंड, तो हम लोग फॉर्म 3CA यूज करते हैं, उसमें रेफरेंस देते हैं कि इसका रेगुलर ऑडिट हो चुका है, हमने सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए ऑडिट किया है, टैक्स की इंफॉर्मेशन का ऑडिट किया है, और उस पर रिपोर्ट देके हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जिस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया था, उसने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया है, इफ दे हैव नॉट डन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, तो हम टैक्स ऑडिट कैसे करेंगे? ऐसे केस में अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अपना काम नहीं किया तो टैक्स ऑडिटर क्या करेगा? टैक्स ऑडिटर अपनी रिपोर्ट, ऐसे केस में टैक्स ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे। ऐसे केस में टैक्स ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा ऑडिट करना पड़ेगा, और उसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी फॉर्म 3CB में। पूरी की पूरी रिपोर्ट फॉर्म 3CB में देनी पड़ेगी। फॉर्म 3CB की रिपोर्ट मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट प्लस टैक्स के जो इंफॉर्मेशन है उसकी रिपोर्ट, दोनों भी देना पड़ेगा। तो यहां पे कंक्लूजन ये था कि आपको, ठीक है, या आपको यहां पे फॉर्म 3CB में रिपोर्ट देना था। इसमें और एक प्रॉब्लम है, मॉड्यूल में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा केस एक्सप्लेन्ड है, बट इट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन ठीक है, अभी और कुछ बात लिखी नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही वहां पे आंसर होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट ओपिनियन आई कैन फ्रेम राइट नाउ, कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर ऑडिट नहीं करता तो टैक्स ऑडिटर को पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना पड़ेगा और फॉर्म 3CB में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन था 5D। 5D का क्वेश्चन था कारों के ऊपर, कि टाइटल डीड्स अगर बैंक के पास है तो क्या करेंगे। बहुत सिंपल था, कारों का फिक्स एसेट का जो क्लॉज था, क्लॉज नंबर 1, उसको रेफरेंस देना था, उसको पूरा एक्सप्लेन करना था और बोलना था कि वहां पे लिखा हुआ है, कारों के क्लॉज में लिखा हुआ है कि वी आर सपोज टू कमेंट कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज कंपनी के नाम पे है कि नहीं, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स तो कंपनी के पास नहीं है, बैंक के पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कंफर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास में रखे हैं ना। इट्स ए यूजुअल एक्टिविटी, इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी, वो देखना चाहिए। नॉर्मल एक्टिविटी है, हाँ सही में हमने उनसे लोन लिया इसलिए डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और उनसे हमने कंफर्मेशन लेना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपीज, उनसे कंफर्मेशन मंगवाना चाहिए, उनसे सर्टिफाइड कॉपीज हमने मंगवानी चाहिए। वो अगर मिल गई तो बोल देंगे उसके बेसिस पे कि कंपनी के नाम पर है कि नहीं, वो हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। अगर नहीं मिली तो हमको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं, हमारे पास में टाइटल डीड्स नहीं है, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना था ऑडिट प्रोसीजर में उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाना, उनसे सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाना, बहुत बड़े अगर है तो जाके विजिट करके डॉक्यूमेंट्स देखना। दीज आर द प्रोसीजर्स वी आर सपोज टू परफॉर्म। आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर इफ यू फाइंड दैट कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज कंपनी के नाम पे रिपोर्टेड नहीं है तो रिपोर्टेड, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आपको लिखना पड़ेगा वी वर नॉट एबल टू गेट इंफॉर्मेशन, ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ना सर्टिफाइड कॉपी, ना विजिट करने दिया हमको। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्लास में मैंने बहुत बताया था, वीडियोस में बताया था। क्विक रिस्पॉन्स कोड, आजकल आपके क्विक रिस्पॉन्स कोड क्या होता है, क्यूआर कोड, जो ब्लैकबेरी का जो कोड है, आप आपके विजिटिंग कार्ड पे क्विक रिस्पॉन्स कोड डाल दो, क्या होगा, किसी ने आपका विजिटिंग कार्ड लिया, वो अपने फोन से उसको स्कैन करेगा और आपके विजिटिंग कार्ड के सारे डिटेल्स आपके उसके सामने वाले के फोन में सेव हो जाएगा। नया द नेक्स्ट थिंग इज अगले जो कार्ड्स आने वाले हैं, अगले जो विजिटिंग कार्ड रहने वाले हैं, उसके अंदर क्विक रिस्पॉन्स कोड
क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड जो बोलते हैं वो रहेंगे। बस उसको एक बार ऐसा स्कैन किया आपने, ठीक है, तो इमीडिएटली सामने वाले के फोन में, मोबाइल फोन में, डिवाइस में पूरी डिटेल सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। सीए इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन निकाला, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन निकाला और क्लियर कटली बोला बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अलाउड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन पुट क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड बिल्कुल डाल सकते हैं विजिटिंग कार्ड के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 7 के अंदर मॉड्यूल में बोल्ड इटैलिक्स में इसको हाईलाइट किया गया था, तो उसका क्लॉज बताइए, क्लॉज की पूरी डिटेल लिखिए और बोलिए बिल्कुल अलाउड है, क्विक रिस्पॉन्स कोड बिल्कुल अलाउड है, उसको बिल्कुल सही माना जाएगा, उसको हाईलाइटिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट्स नहीं माना जाएगा। लेकिन क्विक रिस्पॉन्स कोड से उतनी ही इंफॉर्मेशन सेव होनी चाहिए जो विजिटिंग कार्ड पे अलाउड होती है, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन किया, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज अगेन, लेकिन मॉड्यूल के पेज नंबर 22.32 हमारे नोट्स में भी ये पूरी बात कवर थी, ठीक है, पूरी अच्छे से उसको बार बार हाईलाइट किया था, इंपॉर्टेंट भी बताया था। एक बंदे ने सर्टिफाइड कॉपीज, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर दिया, गलत, ठीक है। शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 3, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 3 बिल्कुल गलत है। वी कैन नॉट सर्टिफाई projected financial statement, we cannot vouch for the accuracy of the projected financial statement, we cannot give guarantee surety of the projected financial statement. हम सिर्फ we can report as per SAE 3400, हम उसके जो बेस है, उसका जो बेस है, उसकी जो बेसिक अजम्पशंस है वो रीजनेबल है कि नहीं, सिर्फ इतना बोल सकते थे। तो ये बिल्कुल गलत है, अगर सर्टिफाई किया है तो दैट्स रॉन्ग। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पैनल में है, एक साल पहले के आरटीपी में था, May 14 एग्जाम में था, May 8 एग्जाम में भी था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आना ही चाहिए था सबको ये। बहुत रिमाइंडर भेजने के बाद में भी सामने वाले ने, ठीक है, फॉर्म 18, जब आप सीए फॉर्म रजिस्टर करवाते हो तो फॉर्म 18 होता है, फॉर्म 18 सामने वाले ने सबमिट नहीं किया। अगर आप इंस्टीट्यूट की बात रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज 2 आपको लगता है, क्लॉज 2 आपको लगता है, अगर आप रिस्पॉन्स देते नहीं हो तो बिल्कुल गलत है। ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मैनुअल में भी था ये क्वेश्चन और May 10 के एग्जाम में भी आया हुआ था ये। लीडिंग इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, डेरिवेटिव काम करने लगा, गलत। एज पर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 11 हम सिर्फ प्रैक्टिस का काम कर सकते, दूसरा काम नहीं कर सकते। डेरिवेटिव का काम अलाउड, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना, शेयर मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना, ये जनरल परमिशन में भी नहीं है, स्पेसिफिक परमिशन भी नहीं है, करेक्ट, जनरल परमिशन में बिल्कुल नहीं है, इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, उसके बिना काम किया, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 11, ठीक है। ये बात भी मॉड्यूल में हाईलाइटेड थी एज अ केस स्टडी। ऑडिटर लीन एक्सरसाइज, अब क्वेश्चन नंबर 7 वाज वेरी सिंपल, क्या लीन एक्सरसाइज कर सकता है? क्या लीन, मॉड्यूल के पेज नंबर 6.24 में ये बात लिखी हुई थी, क्या लीन एक्सरसाइज कर सकता है? पुश्तैनी रूल्स रेगुलेशन है, अगर पैसे नहीं मिले, अगर ऑडिट फीस के पैसे नहीं मिले हैं तो उसी कंपनी के पास जाकर लॉफुली लीगली उससे रिक्वेस्ट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको दे दे, 2 दिन में पैसे देना और बुक्स अकाउंट्स लेके जाना, मैं तेरे अगेंस्ट लीगल कार्रवाई नहीं करूंगा। उसी के बुक जिस पे हमने काम किया है वो ले सकते हैं। पुराने रूल्स थे जिसके हिसाब से अलाउड था, लेकिन प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल। सेक्शन 128 के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओगे तो लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बदल जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर, तो इट इज नॉट फीजेबल टू चेंज लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और सक्सेना वर्सेस शर्मा का सुप्रीम कोर्ट का केस है, सक्सेना वर्सेस शर्मा का सुप्रीम कोर्ट का केस है जो बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट बी डन। तो यहां पे बिल्कुल ऐसा है कि लीन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है ऑडिटर के, उसके मालिक ही हमें, लीन के एक्सरसाइज करना, उसके कंप्लीट मालिक हमें, वी आर दी ओनर, वो हमारे पास रख सकते हैं। क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लीन एक पुरानी प्रथा है, अगर फीस नहीं मिलेंगे तो, बट
सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट उसको सपोर्ट नहीं करता, कोई और सेक्शन भी सपोर्ट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा ना करे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था और एक्सप्लेन करना था, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और खुद के डॉक्यूमेंट्स के तो हम मालिक रहते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 3 चीजें होती है एज पर सेक्शन 128, अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम एंड इट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आपको बताना था सेक्शन 128 के हिसाब से ये 3 चीजें। फिर आपको बताना था कि सेक्शन 143 में हमको रिपोर्ट करना पड़ता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए कि नहीं किए, पूरे एचओ के भी और ब्रांच के भी। ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के बीच में डिफरेंशिएशन बचपन का क्वेश्चन है आईपीसी का। when we comment on accuracy of the information, जब हम इंफॉर्मेशन के एक्यूरेसी पे कमेंट करते हैं, whether information given is accurate or not, when we vouch for the accuracy, ठीक है, when we give certificate कि एक्सपोर्ट 20 करोड़ है as per sales register of the company, when we say कि 20 करोड़ है कि नहीं, when we comment upon the accuracy, correct, that is a certificate. when we form opinion, हम लोग जब ओपिनियन फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जजमेंट बनाकर हम जब ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो उसको रिपोर्ट बोलते हैं। एंड ओपिनियन ऐसी चीज है विच कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। व्हेन वी कमेंट ऑन एक्यूरेसी, जनरली इट विल बी सेम फॉर प्रोफेशनल्स। इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी पे कमेंट कर रहे हैं, इट विल रिमेन सेम, लेकिन रिपोर्ट में हम ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी करना, इट्स वन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, बहुत अच्छा मेथड है एविडेंस कलेक्ट करने का। उससे हमको कभी कभी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो हमको पहले से पता थी, तो वो कोरैबोरेटिव एविडेंस बनता है। कभी कभी नई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है, कभी कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसा होता है। जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमको सोचना पड़ता है, इज इट रिलायबल, वी हैव टू इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेस, ठीक है। बहुत सी बार कुछ एविडेंसेस हमको इंक्वायरी से पाते हैं। मैनेजमेंट इंटेंशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट, ये इंटेंशन, जब हम इंक्वायरी से हमको मैनेजमेंट इंटेंशन की इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसके लिए हमको उसको हिस्ट्री, पास्ट डेटा से, अगर आपने बोला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, पास्ट में भी आपने इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया था क्या, कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से ट्रीट किया था क्या, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से मैच करना चाहिए। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो अबाउट द इंटेंशन ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या इंटेंशन है, अलग अलग चीजों को लेकर क्या इंटेंशन है, तो हिस्टोरिकल डेटा, प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर को देख के देखना चाहिए कि क्या ये इंटेंशंस को कैरी कर पाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ, लास्ट क्वेश्चन था, मॉड्यूल में भी था ये, और इट वाज देयर इन द आरटीपी ऑल्सो, आरटी में भी था, आरटीपी में भी था, बहुत ही सिंपल था। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स का कमीशन पेमेंट, हम जानते हैं कि पूरे इंश्योरेंस कंपनीज में एजेंट्स के भरोसे पूरा बिजनेस होता है, एजेंट्स ही पूरा बिजनेस लाते हैं, एजेंट इज अ बिग सोर्स ऑफ बिजनेस एंड दे गेट द कमीशन। जब तक कोई बंदा कंपनी के साथ में एजेंट नहीं बनता उसको कमीशन पे नहीं कर सकते, दे कैन नॉट पे कमीशन टू एनीवन, ही हैज टू गेट एनरोल्ड एज द एजेंट, रूल है। आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि कितने लोगों को पेमेंट्स हुए साल भर में, कितने, रैंडमली कुछ सिलेक्ट करो, कमीशन की एंट्रीज, कमीशन के डॉक्यूमेंट्स, उसके कैलकुलेशन एग्रीमेंट के हिसाब से, कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से है कि नहीं, वो चेक करना है। करस्पॉन्डिंग पॉलिसी सही में इशू हुई है ना, प्रीमियम सही में मिला है ना, वो आपको चेक करना है। अगर बहुत ज्यादा कमीशन है तो आपने टीडीएस डिडक्ट किया कि नहीं, वो आपको चेक करना है, ठीक है। गाइज, दिस वाज अ वेरी लेंदी वन, मैंने बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट बताई है, बिकॉज ये पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाना नहीं था। ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कौन से क्वेश्चंस थे और उसका आंसर क्या था, कौन से क्वेश्चन थे, कौन सा आंसर था, उसका सोर्स क्या था, सिर्फ ये उसका ऑब्जेक्टिव था, इसलिए इसको बहुत हमने फास्ट पढ़ा है। हमारे रेगुलर क्लासेस के वीडियोस में हम एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ इन डेप्थ जाके चार्ट्स के थ्रू, ठीक है, शॉर्टकट्स के थ्रू वो पूरा बताया जाता है, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग, ये वीडियो में मैं इतना ही आपको बताने वाला था। This is a simple explanation of climate change based on an article in the New York Times. The average temperature on the surface of the planet has already increased 1.7 degrees Fahrenheit since 1880, which may not seem like much, but think about it this way. The heat from human emissions is roughly equal to 400,000 Hiroshima atomic bombs exploding across the planet every single day. Future generations are in big trouble. But for now, it'll gradually continue to get warmer and storms will grow more intense,
with longer periods of drought in between. But longer term, if emissions continue to rise unchecked, the climate disasters will be so severe they will destabilize entire nations, send millions of refugees across borders, cause widespread extinction of most species on Earth, and melt the polar ice caps, leaving most of the world's coastal cities several feet underwater. All this could take centuries, but something like the sudden collapse of agriculture would trigger immediate chaos in society. Best case is we get our act together and begin to rapidly bring emission levels down. Meanwhile, Earth turns out to be less sensitive to greenhouse gases than we currently believe, plants and animals adapt quickly, and major technological breakthroughs help society limit emissions and adjust to climate change. But these are all the opposite of what we're actually seeing, so the only thing in our control is to limit emissions using all available tools and best behaviors currently at our disposal. Worst case, the collapse of food production causes spiraling prices, and as our capitalist utopia breaks down, billions starve as our world gets violent and messy real quick, kind of like a zombie apocalypse, but with extreme hunger spreading chaos instead, so yeah, still just like a zombie apocalypse. This would be coupled with the melting of the Antarctic ice sheet, leading to rapidly rising seas that would force us to abandon many of our greatest cities and all of the social and scientific progress that we were making within them. Adding insult to injury is the fact that many of the emissions were emitted while building these now abandoned underwater metropolises. If emissions continue unchecked, we're looking at a total rise of between 80 to 160 feet, which would occur if all the ice in the poles melted. So the oceans will rise. The real question is how fast. Scientists only have Earth's history to base their predictions on, which suggests that the rate has occasionally hit 1 foot per decade, so we'll have to adapt to an altered coastline sooner or later, but probably much sooner than later, because computer forecasts only give us a range of future possibilities. The most important evidence comes from the study of past climate conditions, which clearly show that every time the amount of carbon dioxide in the air rises, the Earth warms up, ice melts, and the ocean rises. What's important to remember here is that we are in uncharted territory. Humans are pumping carbon dioxide into the air far faster than nature ever has before us. Scientists have been publishing strong evidence that warming is making drought and heat waves more frequent, causing heavier rainstorms and more severe coastal flooding. But while the internet has made us all more aware of weather disasters in distant countries, it's hard to prove these are all directly made worse by climate change. Canada and Russia both have vast frozen lands and could see some economic benefits from a warmer climate. Putin and the Russians, and until recently Canada as well, have been reluctant to make ambitious climate commitments, but expect that to change as these countries realize they will be swamped by millions of refugees from less fortunate nations. Libertarians and other political conservatives do not like the policies proposed to fight climate change, and have chosen to try and block them by actively undermining the science. This effort has been funded by the oil and coal industry, who favor making money above all else. As more resources are devoted to solving the problem, our chances at big technological breakthroughs are improving, but we still should be spending about 3 times as much money as we currently are on these efforts, according to several in-depth reports. You can reduce your carbon footprint by doing things like plugging leaks in your home insulation, installing a smart thermostat, taking public transit, taking less airplane trips, buying an electric car, and putting solar panels on your roof. A big one is eating less meat. But what's really needed is for you to speak up and exercise your rights as a citizen, because strong, collective action through state and national policies is how we'll make the most impact. Considering that we've been ignoring scientists' warnings since the 80s to limit emissions, we're pretty late in the game. But we've finally reached a moment where nearly every country in the world agrees this is a huge problem and seem ready to commit to taking at least some kind of action. Leading corporations will continue to make bold promises to do their part, low-emission technologies will improve, and many states and cities will go much further than any goals set by their national governments. The United States, the world's biggest economy, is finally starting to move aggressively, and China, the world's largest emitter, is beginning to recognize that it needs to do the same, as many of its megacities will be underwater if the seas rise too high. But it's up to us, the ordinary citizens, to continue demanding our political leaders tackle climate change.
the hardest problem that humanity has ever faced. So like and share this video to help it spread. A special thanks to Justin Gillis of the New York Times for putting together the original article, which is linked in the More Info section below. Until next time, thanks for watching TDC. I'm Bryce Plank.